अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल इंतकाम इश्क आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो शीशे के सामने खड़ा खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। सुर्ख और सफेद रंगत, कसरती जिस्म और कांच जैसी भूरी आंखें, गुलाबी होंठ, बिलाशुबा वो 30 साल का एक खूबसूरत नौजवान था। खूबसूरत होने के साथ साथ अकड़ू खड़ूस और रोब का मालिक था। सलीम वो धाड़ा, जी साहब, मेरा मोबाइल कहाँ है? साहब जी मुझे क्या पता आपका फोन कहाँ है, दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा फोन ढूंढ कर लाओ। वो बेचारा अपने साहब की धाड़ पर जिन की तरह गायब हुआ था। ये था मिन्हास मलिक, जो अपनी हवेली का इकलौता वारिस था। घर में क्या बाहर भी उसके गुस्से से लोग थर-थर कांपते थे। ये है साहब आपका फोन। और मिन्हास एक गुस्से की नजर सलीम पर देखकर अपने ऑफिस चला गया। वो ऑफिस में बैठा था। लैपटॉप के सामने देखते ही उसकी दिमाग की रगें उभरने लगी। गुस्से से टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाकर दीवार से मारा और शीशे के गिलास की फिरसियां जमीन पर बिखर गईं। फोन उठाकर इस नंबर को मिलाया और आगे से आवाज सुनकर उसने गुस्से से बोला, आज ही इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मेरी टेबल पर चाहिए। ये बात कहते ही उसने मोबाइल बंद कर दिया। आंख खुलते ही उसने टाइम देखा। उफ, आज इतनी देर में कैसे सो गई। बेड से उतरकर वॉशरूम में गई और वजू करके बाहर आई और कज़ाए नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और अपनी अम्मी अब्बू की मगफरत के लिए दुआ की और चाचा की लंबी उम्र के लिए दुआ की। और हमेशा की तरह अपने लिए कुछ नहीं मांगा। वो ऐसी ही थी, रहमदिल। अपने लिए उसने कभी कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों की मदद की। और उठकर खुद तैयार होने चली गई। वो लाइट ब्राउन कलर के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। वो थी ही बहुत खूबसूरत और मासूम। नीचे जाती ही वो नाश्ते की टेबल पर बैठती। इसने चचा और चची को सलाम किया। सबाहत साहब ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरकर सलाम का जवाब दिया और नौशीन बेगम उसे आग झुलसाती नजरों से देख रही थी। चचा कैसे हैं अब? आपकी तबीयत कैसी है? मिशी बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? सब प्यार से उसे मिशी कहते थे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जिंदा हूँ, तुम्हारी नजरों के सामने हूँ। प्लीज चचा जान ऐसी बातें ना करें, आपके अलावा मेरा है ही कौन? ये कहते ही महविश की आंखें नम होने लगी। चची जान सना कहाँ है? उसने यूनिवर्सिटी नहीं जाना। वो बीबी वो तुम्हारी तरह इतनी देर सोते नहीं रहती। वो तो कब से यूनिवर्सिटी चली गई है। वो ड्राइवर के साथ चली गई है, तुम बस में चली जाना। नौशीन बेगम आप सना को कह सकती थी कि वो महविश का इंतजार करती। सबाहत साहब अब इसे यूनिवर्सिटी से देर हो रही थी इसलिए वो चली गई और उसे भी कह देंगे जल्दी उठा करे। चलो बेटा मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूं। नहीं नहीं चचा जान मैं चली जाऊंगी, आप मेरे लिए इतना तकलीफ मत उठाएं। आ जाओ बेटा, मैं भी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, रास्ते में तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। थैंक यू चचा जान, चलो जाओ अपना सामान लेकर आओ। सबाहत साहब एक गुस्से भरी नजर नौशीन बेगम पर डालकर बाहर निकल गए। पीछे भी नौशीन बेगम मुंह के मुख्तलिफ डिजाइन बनाने लगी। और नौशीन बेगम को तो शुरू से ही महविश पसंद नहीं थी क्योंकि वो सना से ज्यादा खूबसूरत और मासूम थी। सर मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आओ। असद क्या इन्फॉर्मेशन लाए हो? सर वो इस फाइल में है। इसके सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही उसने असद को हुक्म दिया कि ये आदमी मुझे कल तक मेरे पास चाहिए और उसकी जितनी भी फैक्ट्रियां हैं इसको आग लगा दो और उसके कब्जे में जितनी भी लड़कियां हैं इनको बाहर निकालो और उनके घरों में पहुंचा दो। ओके सर, कल ही ये आदमी आपके पैरों में होगा, ठीक है? क्या मैं अपने भाई के पास आ सकता हूँ? आज तुमने अपना दीदार करवाने का कैसे सोच लिया? आओ अंदर आओ, मैं तो तरस जाता हूँ तुम्हारी शक्ल देखने के लिए और तुम होके अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। ओहो भाई, जब आप हुक्म करो आपका जिगर, आपका भाई आपके सामने आ जाएगा। बस करो मक्खन लगाना, जैसे मैं तुम्हें जानता नहीं। और सुनाओ अल्तमिश, कैसे आए हो तुम यहाँ? वो भाई मुझे एक काम था आपसे, अगर आप कर दें तो प्लीज भाई मना मत कीजिएगा। जी मैं कहूँ कि मेरा भाई मेरे पास क्यों आया अपना दीदार करवाने? तुम काम के बहाने ही आते हो मेरे पास। नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मेरे जिगरी भाई हो, मेरे यार हो, मेरा प्यार हो, आपके अलावा मेरा है ही कौन? भाई मक्खन लगाना कोई तुमसे सीखे अल्तमिश? अच्छा भाई सुने ना, वो मेरी यूनी में एक लड़की है ना मिशी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ भाई। उसकी बर्थडे है तो मैंने उसे डायमंड रिंग देना है। प्लीज भाई मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भिजवा दें। भाई आप जानते हैं ना मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूँ, प्लीज भाई मुझे पैसे दे दें। ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन मुझे मिशी से मिलवा कब रहे हो? मैं भी देखूं मेरे भाई की पसंद कैसी है, ये ना हो वो तुम्हारे पैसों के पीछे तुमसे प्यार करती हो। नहीं भाई वो ऐसी लड़की नहीं है, जितना मैं उससे प्यार करता हूँ उससे ज्यादा वो मुझसे प्यार करती है और वो मुझे पैसों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही। हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते भाई, वो तो मुझे उससे मिलकर ही पता चलेगा वो लड़की कैसी है, ठीक है? भाई फिर पार्टी में मिलते हैं। यूनी की छुट्टी के बाद मैं भी सना के पास गई और सना तो मुझे सुबह भी छोड़कर चली गई थी और अभी भी जा रही हो, मुझे साथ तो लेती जाओ। हम तुम्हारे नौकर नहीं है कि तुम्हारे इंतजार करें और ये गाड़ी तुम्हारे बाप की नहीं है जो तुम्हारे इंतजार में खड़ी रहे। अपने बाप को तो तुम मनहूस खा गई हो और अब मेरे बाप पर कब्जा किया हुआ है। सना ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी।
चलो ड्राइवर चलो। वो बेचारा पीछे खड़ा रहा और वो इससे आवाज तक ना दे सकी। महविश परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा, मैं किसके साथ जाऊंगी। पीछे से उसकी दोस्त मलाइका ने आवाज दे दी कि चलो महविश कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। एक मलाइका है जो इसके हर दुख दर्द को समझती थी और उसके बचपन की दोस्त थी। एक चार दीवारी के कमरे में चीखने की आवाज आ रही थी। कोई था जो उसे पूछ रहा था कि अपने मालिक के बारे में बताओ। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। अगर मैंने बता दिया तो वो मुझे मार डालेगा। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। एक कटर से उसकी उंगली काटते हुए बोला कि बताओ मुझे अपने मालिक का नाम। नहीं, तुम मुझे जान से मार डालोगे ना, तो मैं नाम नहीं बताऊंगा। वो गुस्से में खड़ा हुआ और अपने साथी को हुक्म दिया कि इसे इतना मार के इसकी जान निकल जाए। जो मेरे हाथ एक दफा आ जाता है वो बच नहीं पाता। अल्तमश मिशाल से बात कर रहा था कि कल पार्टी में तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊंगा और हम वो अपनी शादी की बात करेंगे। और मिशाल बुरा मुंह बनाते हुए हाँ कर रही थी क्योंकि वो अल्तमश से शादी नहीं करना चाहती थी। वो तो सिर्फ पैसों की वजह से उसके साथ थी। चलो मुझे नींद आ गई है, मैं सोने लगी हूँ, कल पार्टी में मिलते हैं, ओके बाय। सामने रोहेल गुस्से से सोफे पर बैठा हुआ था। यार ये तुम्हारी जान कब छोड़ेगा ताकि हम आजादी से एक दूसरे से मिल सकें। मेरी जान गुस्सा मत करो, अभी मैं इससे अपना पीछा नहीं छुड़वा सकती क्योंकि अभी इससे बहुत से पैसे निकलवाने हैं। वो मुझसे इतना प्यार करता है कि मैं उसे एक दफा कहूंगी तो वो अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर देगा। फिर हम इतने सारे पैसे लेकर बहुत दूर चले जाएंगे। पापा प्लीज जाने देना। मिशाल ने बहुत प्यार से पार्टी पर इनवाइट किया है, मैं नहीं जाऊंगी तो वो नाराज हो जाएगी। ठीक है सना, मैं तुम्हें एक शर्त पर जाने दूंगा कि मैं विश बेटी भी तुम्हारे साथ जाएगी। बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? आप हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? सना गुस्से से कहते हुए अपने कमरे में चली गई। पीछे सबाह साहब अफसोस से अपनी बेटी को देख रहे थे। महविश और सना में जमीन आसमान का फर्क था। महविश एक नरम दिल मासूम सी और सबका ख्याल रखने वाली और हर एक से तमीज से बात करने वाली लड़की थी। उसकी निस्बत सना एक मगरूर और अपने बाप के पैसों पर गरूर करने वाली लड़की थी। हेलो मिशाल, सना ने गुस्से से कहा। क्या हुआ मेरी जान, गुस्से में लग रही हो? यार क्या बताऊं बाबा, इस मनहूस को फिर मेरे साथ पार्टी में भेजना चाहते हैं। कह रहे हैं कि महविश भी जाएगी तो तुम जाओगी, वरना तुम भी नहीं जाओगी। ऐसे कैसे यार, मैं उसे लेके आ सकती हूँ, तुम उसे साथ लेकर आ जाओ। इस मनहूस की वजह से हम अपनी पार्टी तो नहीं खराब कर सकते ना। और अगर तुम अब ना आई तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, ओके। रेड कलर का फ्रॉक सर पर सलीके से लिया हुआ दुपट्टा और कानों में झुमके पहने हुए और हल्के से मेकअप ने महविश को आसमान से कोई उतरी हुई परी लग रही थी। सना ने जब देखा कि महविश इतनी प्यारी लग रही है तो गुस्से से उसे देखने लगी। नौशीन बेगम ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बर्दाश्त करना पड़ेगा, वरना तुम भी पार्टी में नहीं जा पाओगी। इस मनहूस की वजह से अपना इतना प्यारा दिन ना खराब करो। पार्टी में पहुंचते ही मिशाल ने सबसे पहले सना को गले लगाया और ओ मिशाल, आज बहुत खुश लग रही हो। लगता है आज अल्तमश तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला है, इसलिए तो बहुत खुश हो। हाँ, वो अल्तमश तो है ही मेरे पीछे पागल, मगर एक दफा कहो तो मेरी जान भी दे देगा। मिशाल ने एक अंदाज से बाल झटकते हुए कहा और महविश इन दोनों की बातें सुनकर अफसोस से इन दोनों को देख रही थी। चलो आओ सना, अंदर पार्टी में चलते हैं और तुम मनहूस इधर ही खड़ी रहो, अंदर आने की जरूरत नहीं है। अंदर आने की कोशिश की ना तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, याद रखना। और महविश नम आंखों से सना को देखने लगी और बाहरी एक अलग कुर्सी पर बैठ गई। हेलो हेलो भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, अंदर पार्टी में बहुत शोर है। अच्छा अल्तमश, मैं आ रहा हूँ, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो। ओके भाई, जल्दी आए, फिर केक भी कट करना है। अल्तमश कॉल कट करके पार्टी में जाने ही वाला था कि उसकी नजर महविश पर पड़ी और वो महविश के पास चला आया। हेलो महविश, तुम सना की कजन हो ना? तुम यहाँ क्या कर रही हो? पार्टी में नहीं आना क्या? हाँ वो बस मैं आ रही हूँ। अल्तमश भाई आप जाएं। वो अपनी गाड़ी से उतरा और सफेद कलर की शलवार और कमीज और ऊपर ब्लैक कोट पहना, हाथ में महंगी घड़ी पहने हुए वो एक सल्तनत का शहजादा लग रहा था। वो दुपट्टा सेट करने में इतनी उलझी हुई थी कि सामने आते हुए मिनहास को देख ही नहीं सकी और महविश मिनहास से टकरा गई और एकदम से महविश की चीख निकली। जब उसने देखा कि वो गिरी नहीं है तो उसने आंखें खोलकर सामने देखा। आंखें खोलते ही उसने देखा मिनहास को, जो अपने बाजुओं के घेरे में लिए हुए था। उसने उसे गिरने से बचाया था और वो इतनी दिलकश और खूबसूरत लड़की को देख के अपने होशो हवास खो बैठा था। वो तो इसकी आंखों में ही कहीं खोसा गया था। उसकी हिरनी जैसी मासूम और सहमी हुई आंखों में न जाने वो कब से डूबा हुआ था। उसे पहली नजर के प्यार पर यकीन नहीं था, लेकिन आज वो इस शहजादी को देखकर अपना दिल हार बैठा था। वो तो इस पागल शख्स को देख रही थी जो उसे छोड़ नहीं रहा था। वो तो उसके बाजुओं से निकलने की कोशिश कर रही थी। महविश की आवाज से वो होश में आया तो उसने उसे अपने बाजुओं से आजाद किया, लेकिन जैसे ही उसने महविश को छोड़ा तो महविश ने गुस्से से उसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे पकड़ने की? मिनहास को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उस पर किसी लड़की ने हाथ उठाया है। मिनहास ने गुस्से से महविश का हाथ पकड़कर उसकी कमर के पीछे ले गया, जिससे महविश की दर्द से चीख निकल गई। तुमने मुझे थप्पड़ मारा जिसके सामने किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती है, और तुमने मुझे थप्पड़ मारा, इसकी सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। बकवास बंद करो अपनी, मैं इन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो तुम्हारे आगे पीछे फिरती होंगी। आई समझ, छोड़ो मुझे। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं यहाँ शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर दूंगी।
मिन्हास ने उसका हाथ छोड़ दिया। दिल जाना, मैंने ये तुम्हारी धमकी से हाथ नहीं छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि मेरी दिल जाना को तकलीफ हो रही है, और ये मत सोचना कि मैं धमकियों से डरूंगा। तुमने मिन्हास मलिक से पंगा लिया है, इसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। अभी महविश कुछ बोलने ही लगी थी कि मिन्हास का मोबाइल बजने लगा और उसने कॉल उठाए एक साइड पर हो गया। कॉल उठाते ही मुखालिफ ने पता नहीं क्या कहा कि मिन्हास कहने लगा, ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे। कॉल बंद करते उसने मुड़कर महविश को देखा। ठीक है दिल जाना, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन इस थप्पड़ का हिसाब जरूर लूंगा। ये कहते ही मिन्हास चला गया। महविश इस ढीठ इंसान को देख रही थी जो उसे दिल जाना कहकर चला गया, और वो कुछ बोल भी नहीं पाई। वो अपनी सोच को झटकते अंदर पार्टी में चली गई। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर जा रही थी कि मिन्हास के मोबाइल पर कॉल आने लगी। देखा तो अल्तमश की कॉल थी। उसने कॉल उठाई। भाई आप किधर हैं? मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी मेरी जान, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं वहां जा रहा हूँ, लेकिन बाद में मैं तुम्हारी मिशी से जरूर मिलूंगा, लेकिन अभी के लिए सॉरी। ओके, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। फोन रखते ही महविश का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया और मिन्हास मुस्कुरा दिया। वो ऑफिस पहुंचा तो जाते ही उसने असद को बुलवाया। असद, हाँ असद, क्या इन्फॉर्मेशन हाथ लगी है तुम्हारे? सर हमने उसके साथी को पकड़ा था, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है और उसके अड्डों पर भी हमने छापे मारे हैं। लेकिन सर अफसोस, हमें वहाँ नशीली अद्वियात तो मिली हैं, लेकिन लड़कियों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि उसने कहाँ छुपाए हैं। अगर ये नशीली अद्वियात मिल गई हैं तो वो लड़कियां भी हमें जरूर मिलेंगी। इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे है, इतनी तो मुझे इन्फॉर्मेशन है, तो वो खुद यहाँ पर नहीं है। वो अपने सारे काम अपने बंदों से करवाता है। उसके सारे बंदों को पकड़ो और वो खुद ही चलकर हमारे हाथ आएंगे। अब हामिद हमारे कब्जे में है, बस यूसुफ जेलानी पकड़ा जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। सना चलो ना घर चलते हैं, अभी तो पार्टी भी खत्म होने वाली है। महविश बेचारी ने मासूमियत से बोला, चचा जान भी इंतजार कर रहे होंगे, आगे देखो ना 12 बज चुके हैं, चचा जान बहुत गुस्सा करेंगे हम पर। चुप कर जाओ, इसीलिए मैं तुमको साथ नहीं लेकर आती। मैंने मामा को फोन कर दिया है कि मैं लेट हो जाऊंगी। अब तुम अपना मुंह बंद करके बैठ जाओ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने साथ लेके आने का। बाबा की वजह से लाई थी मैं, जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो हम वापस चले जाएंगे। अब दफा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। रात के तकरीबन 2 बजे पार्टी खत्म हुई थी। रोहेल मिशाल के पास आया और मिशाल तुम यहाँ हो, वो देखो अल्तमश सबको बाई कह रहा है, अगर वो चला गया तो हमारा प्लान पानी फिर जाएगा। जाओ रोको इसे वरना वो चला जाएगा। ओके ओके मैं जाती हूँ। रोहेल उसे रोकने के लिए और मिशाल अल्तमश के पास चली आई थी। अल्तमश मेरी जान तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज रात हो गई है, मेरे साथ रुक जाओ, आज यहाँ सुबह घर चले जाना प्लीज। मिशाल मेरी जान प्लीज ना कहो, मैं कहीं नहीं जा रहा, आज तुम्हारे साथ हूँगा, और वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ड्रिंक कुछ ज्यादा कर ली है, आज ड्राइव भी नहीं कर सकूंगा। ठीक है मेरी जान, आओ रूम में चलते हैं। अल्तमश रूम में गया तो मिशाल फ्रेश होकर बाहर निकली। उसने रेड कलर की घुटनों तक आती नाइटी पहनी हुई थी। मिशाल को देखकर वो बहक रहा था और वो उठकर मिशाल के पास गया और उसे बोलने का मौका दिए बगैर उसके लबों पर झुक गया। मिशाल भी उसका साथ दे रही थी, वो भी मदहोश होती जा रही थी। किस करके खुद को शराब करने के बाद उसने मिशाल को छोड़ा और दोनों मदहोश हो रहे थे, दोनों के जज्बात उभरने लगे थे। अल्तमश ने मिशाल को गोद में उठाया और बेड पर ले आया और उसकी गर्दन पर झुक गया। फिर गर्दन से नीचे तक का सफर और गुजरती रात के साथ अल्तमश की शिद्दतों में इजाफा होता गया। सुबह 4 बजे के करीब दोनों सो गए। अल्तमश की सुबह आंख खुली तो उसके सामने रात का मंजर आने लगा और उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हुई। उसने करवट बदलकर मिशी की तरफ देखा तो मिशी वहां से गायब थी। एकदम से वो परेशान हुआ कि ये कहाँ चली गई। उसने जाकर बाथरूम में देखा तो बाथरूम का दरवाजा खुला हुआ था। उसने मिशी को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा था। वो परेशान हो गया लेकिन उठकर फ्रेश होने चला गया। सुबह जब महविश की आंख खुली तो सबाह साहब के डांटने की आवाज आ रही थी, इसलिए वो परेशानी से नीचे भागते हुए गई। मैंने आपको कहा था कि 12 बजे तक अपने घर वापस आ जाना है, लेकिन आप नहीं आई। रात को 2 बजे आप घर वापस आई हो, इसलिए तो मैं आप लोगों को कहीं जाने नहीं देता। ये सब तुम्हारी माँ के लाड प्यार का नतीजा है कि तुम बिगड़ गई हो, अपनी आवारा दोस्तों के साथ आवारा गर्दियां करती रहती हो। बस कर दें सबाह साहब, क्या हो गया है? अगर वो थोड़ा लेट आ गई हो तो आप तो हर टाइम मेरी बेटी को डांटते रहते हैं। उसने फोन करके मुझे बताया था कि वो लेट हो जाएगी। वाह नौशीन बेगम क्या बोली, हम आपको आपकी वजह से ही तो ये बिगड़ती जा रही है। हाँ आपको तो बस मेरी बेटी ही नजर आती है। आप इस मनहूस को भी कुछ कहा है कि आप तो हमेशा मेरी बेटी के पीछे पड़े रहते हैं। तुम्हारी बेटी और मेरी महविश में जमीन आसमान का फर्क है। देखना एक दिन यही तुम्हारी बेटी तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। नौशीन बेगम अभी से उस पर लगाम डाले तो बेहतर होगा। सबाहत साहब गुस्से से कहकर बाहर निकल गए। चटाख मनहूस, तुम्हारी वजह से बाबा मुझे हमेशा डांटते रहते हैं और अपने माँ बाप को तो खा गई, मेरे बाप को भी मेरे खिलाफ कर दिया। सना अपना गुस्सा निकालकर अपने रूम में चली गई और नशीन बेगम भी महविश को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए अपने रूम में चली गई। महविश की आंखें नम होने लगी। हमेशा ऐसा होता था कि सना अपना गुस्सा उस पर निकालती रहती थी। अल्तमश गेस्ट हाउस से सीधा मिशाल के घर गया और वहां पहुंचते ही दरवाजे पर बेल दी। बेल की आवाज सुनकर मिशाल ने रोने की एक्टिंग शुरू कर दी क्योंकि उसे पता था अल्तमश होगा।
जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो अल्तमश ने दरवाजे को हाथ लगाया तो दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। जब वो अंदर गया तो मिशाल फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ मिशी, क्यों रो रही हो? बताओ ना मेरी जान, क्या हुआ प्लीज बताओ ना। मिशी क्या हुआ? तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ हो रही है। क्या तुम्हें नहीं पता कल रात जो भी हमारे बीच हुआ, क्या तुम्हें इसका अफसोस नहीं है? अल्तमश, नहीं मिशी, क्या हो गया? मुझे क्यों अफसोस होगा? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जल्दी हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। कल तुमने हर हद पार कर दी अल्तमश, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। और अब मैं क्या करूंगी? नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज ही मैं अपने भाई से हमारी शादी की बात करता हूँ। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी इज्जत पर मैं एक आंच भी नहीं आने दूंगा। और फिर मिशी उसके गले लगकर रोने लग गई। मुझे तुम पर यकीन है अल्तमश, कभी मेरा भरोसा नहीं तोड़ना। बहुत दिन गुजर गए थे कि मिन्हाज से अल्तमश मिलने नहीं आया था, ना ही उसने फोन किया था। इसने समझा कि वो उससे नाराज है, इसलिए वो उससे मिलने यूनिवर्सिटी चला गया। उसे अल्तमश नजर आया तो वो उसके पास चला आया। क्या हुआ अल्तमश, तुम अब तक मुझसे नाराज हो कि मैं पार्टी में नहीं आया? नहीं नहीं भाई, मैं नहीं नाराज आपसे, बस मैं थोड़ा मसरूफ था इसलिए मिलने नहीं आ सका और मोबाइल भी खराब हो गया था इसलिए ऑफ था। चलो आओ मिशी से भी मिलवाओ मुझे। ओके भाई, मैं आपको मिशी से मिलवा दूंगा, लेकिन आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात है, बोलो भाई प्लीज। मुझे मिशी से जल्द शादी करनी है और मुझे नहीं पता, आपको बाबा और मामा को बनाना होगा। ओहो शर्म करो, मुझसे पहले ही तुम शादी कर लोगे। अपने बड़े भाई का ख्याल नहीं तुम्हें? नहीं नहीं भाई, अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती आपको दूल्हा बनाने के बाद होगी, क्योंकि पहले मेरी भाभी को इस हवेली में आना होगा, उसके बाद ही मिशी की रुखसती होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन जिससे तुमने शादी करनी है उससे तो मिलवाओ पहले। अच्छा भाई, मैं मिशी को कॉल करता हूँ। अल्तमश ने कॉल की तो मिशी ने कहा वो घर चली गई है, क्योंकि पापा के फ्रेंड की फैमिली ने आना था। भाई वो मिशी घर चली गई है क्योंकि उनके घर कुछ मेहमान आ रहे हैं। देख लो अल्तमश, मैं आज भी उससे मिलने आया था लेकिन मिले बगैर जा रहा हूँ। तुम दोबारा मुझसे नाराज मत होना। अच्छा है, चलो तुम हवेली आने की तैयारी करो, क्योंकि मामा पापा से इस बारे में बात करनी है। रोहेल ने अल्तमश के भाई को यूनिवर्सिटी में देख लिया था, इसलिए उसने मिशाल को कॉल करके उसके सामने आने से मना किया था, तो इसीलिए मिशाल जल्दी से घर चली गई ताकि उसके भाई से ना मिल सके। यूनिवर्सिटी से निकलते हुए उसकी नजर उसके दिल जाना पर पड़ी, जिसने उसकी रातों की नींद उड़ा दी थी। वो अपनी दिल जाना के पास आया जो कि सना का इंतजार कर रही थी। दिल जाना, मैं भी जानी पहचानी आवाज सुनकर पलटी तो मिन्हास को देखकर हैरान हो गई। तुम यहाँ भी पहुंच गए मेरा पीछा करते करते। महविश ने गुस्से से देखा, गुस्से से उसके गाल लाल टमाटर हो रहे थे और काली बड़ी बड़ी आंखें बाहर को आ रही थी। वो तो मिन्हास के इस अंदाज में होश उड़ा रही थी। मिन्हास ने अपने मुस्कुराहट छुपाई। ओहो दिल जाना, तुम तो गुस्से में भी इतनी प्यारी लगती हो, पता नहीं मुस्कुराते हुए कितने लोगों का कत्ल करती होगी। मेरी जान, कभी मुझे हंसती लिया करो, अपने दिल जाना को हंसते हुए भी देख लो। उफ, तुम्हारी हंसी तो मेरी जान ले लेगी। मैं सड़े हुए प्याज को देखकर नहीं हंसा करती, इसलिए फिक्र ना करें, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। उफ उफ उफ, दिल जाना कुछ ज्यादा ही बोलने लग गई हो, तुम्हारी ये बोलती बंद करनी पड़ेगी। शट अप, बदतमीज कहेंगे, तुम्हारे गुस्से के अंदाज ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। जाना, गुस्सा ना किया करो, मुझ मासूम की जान लोगी क्या? उस अजनबी के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर उसके पसीने छूट रहे थे। ये कौन है, क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? अभी वो यही सोच रही थी कि मिन्हास एक दफा फिर रोबदार लहजे में बोला, तुम यही सोच रही हो ना कि मैं कौन हूँ और तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ? तो सुन लो, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा ना तुम्हें कोई छू सकता है और ना ही प्यार भरी नजरों से देख सकता है। आई बात समझ? ये बात तुम अपने छोटे से दिमाग में बिठा लो। अभी महविश कुछ कहती कि वो बड़े बड़े कदम उठाता अपनी गाड़ी की तरफ चला गया था, क्योंकि वो सना को देख चुका था। तुम्हें क्या हो गया है? इसी बुत की तरह क्यों खड़ी हो और तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? और ये कौन था जो अभी तुम्हारे पास से होकर गया है? क्या तुम्हारा नया आशिक है जो तुमसे बात कर रहा था और मुझे देखते ही वो चला गया? शट अप सना, क्या बोल रही हो? मैं कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे किरदार पर उंगलियां उठाओ। वो तो मुझे और मामा को अच्छी तरह पता है कि तुम किस तरह की लड़की हो, लेकिन अफसोस तुमने बाबा को अपने जाल में फंसाया हुआ है। महविश रोते हुए कहने लगी, तो सना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हर टाइम मेरे पीछे पड़ जाती हो? तुम पूछ रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? बचपन से लेकर तुम्हें बाबा का ज्यादा प्यार मिला है, हमेशा तुम्हारी वजह से वो मुझे डांटते रहते हैं। सना ये कहते हुए अपनी गाड़ी में जा बैठी और महविश भी अपने आंसू साफ करते हुए उसके पीछे बैठ गई। मिन्हास अल्तमश को लेकर हवेली की तरफ जा रहा था। जाने से पहले मिन्हास ने फोन करके बता दिया था कि अल्तमश मेरे साथ आ रहा है। ये खबर सुनकर हवेली वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो हवेली का सबसे छोटा और लाडला बेटा था। सब उस पर अपनी जान निछावर करते थे। आयशा तो अल्तमश के आने का सुनकर खुशी से फूले नहीं समा पा रही थी। भाई आपने मेरे बारे में क्यों बताया कि मैं आ रहा हूँ? मैं सबको सरप्राइज देने वाला था कि कैसे सब खुश होते हैं, ये देखना चाहता था। मिन्हास ने कहका लगाया। ओ मेरे भाई, हमारे जाने से वैसे भी सबके चेहरों पर खुशी आ जाती है
तुम जाकर खुद देख लेना। क्यों, तुम तो उनके लाडले और चहीते बेटे हो। मलिक साहब के 2 बेटे थे, एक जहीर मलिक और एक कबीर मलिक। जहीर मलिक सबसे बड़े बेटे थे, जिनकी लव मैरिज हुई थी। आसिया बेगम बहुत अच्छी थी, लेकिन जहीर साहब के वालिद साहब इस शादी से खुश नहीं थे। लेकिन आसिया बेगम बहुत अच्छी और फरमा बरदार थी कि बहुत जल्द उन्होंने हवेली के लोगों में अपनी जगह बना ली और सबके दिल खुश हो गए थे। जहीर साहब की 3 औलादें थी, एक बेटा और 2 बेटियां। बड़ा बेटा आसिम मलिक, एक बेटी आयशा और दूसरी बेटी फातिमा थी। और कबीर मलिक की शादी मलिक साहब ने अपनी मर्जी से अपनी पसंद से खानदान में करवाई थी। कबीर साहब और यास्मीन बेगम के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा मिन्हास मलिक और छोटा अल्तमिश मलिक था। मलिक हवेली में सबसे बड़ा बेटा आसिम मलिक, जो कि हवेली की तमाम तर जिम्मेदारी उठा रहा था, और दूसरे नंबर पर मिन्हास आता है, जो कि अपना अलग बिजनेस चलाता है इस्लामाबाद में और हर हफ्ते चक्कर जरूर लगाता है हवेली में। तीसरे नंबर पर फातिमा आती है, जिसकी शादी उसके मामूजाद बेटे से हुई है। उसके बाद आता है अल्तमश, जो सबका लाडला। वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और मेडिकल का स्टूडेंट है। वो अपनी पढ़ाई इस्लामाबाद से कर रहा था और वहाँ हॉस्टल में रहता था। और फिर विशाल की वजह से भी उसका दिल नहीं करता था कि वो खुद हवेली जाए और उससे दूर हो। और फिर उसके बाद आती है सबसे छोटी आयशा। हवेली में लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं, इसलिए उसने तालीम को खैरबाद कह दिया था। मिन्हास और अल्तमश जब हवेली पहुंचे तो उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ। अल्तमश और मिन्हास बारी बारी सबसे मिलने और सबसे प्यार लिया और फिर अंदर चले गए। कबीर साहब ने मिन्हास से कहा कि आप लोगों को इतनी देर क्यों हो गई, हम तो आप लोगों का कब से इंतजार कर रहे हैं। पापा, उधर इस्लामाबाद में आज इतना ट्रैफिक का लग रहा था कि सब आज ही अपने अपने घरों को जा रहे हैं। यास्मीन बेगम ने अपने दोनों बेटों को देखा तो हमेशा साथ रहने की दुआ की थी। फिर यास्मीन बेगम ने मिन्हास और अल्तमश को फ्रेश होने को कहा तो वो फ्रेश होने चले गए। चलो बेटा, तुम दोनों जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना लगाते हैं। सब लोगों को बहुत भूख लगी है तो वो तुम लोगों का इंतजार कर रहे थे। मामा, आप लोग भला खाना खा लेते, हमें आने में देर हो गई थी। सुल्ताना बेगम, उनकी दादी ने प्यार से उनके सर पर हाथ फेर कर, जब तुम लोग आते हो तब भी हम साथ में खाना नसीब होता है। सबने खुशगवार माहौल में खाना खाया और खाना खाने के बाद काफी देर गपशप करते रहे। उसके बाद सब आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। सुबह नाश्ते की टेबल पर मलिक साहब ने कहा कि सब लोग आराम से नाश्ता करो, उसके बाद मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। सब ड्राइंग रूम में जमा हो गए। मलिक साहब और सुल्ताना बेगम ने बात शुरू की कि हम अब अपने पोतों की शादी कर देनी चाहिए ताकि हम ये सब खुशियां देख सकें। आसिम का तो निकाह हो गया है और उसकी अगले हफ्ते रुखसती करवा लेंगे। मैं आज ही हानिया बेटी के वालिदैन से बात करती हूँ कि अगले हफ्ते रुखसती का टाइम दे दें। उसके बाद मिन्हास और अल्तमश की शादी होगी। नहीं मेरी प्यारी दादी, आप लोग अभी आसिम भाई और अल्तमश की शादी कर दें। मुझे अभी शादी नहीं करनी। नहीं, मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी। क्यों जहीर, आसिया, कबीर, यास्मीन, आप लोगों की मेरी बात पर कोई एतराज है? जहीर और आसिया बेगम दोनों बोले कि नहीं अम्मा जी, हमें कोई एतराज नहीं। आसिम की दुल्हन की रुखसती अगले हफ्ते ही होगी। हम आज ही हानिया बेटे के घर जाएंगे तारीख लेने, क्योंकि अल्तमश बेटा भी यहाँ है और फिर उसके एग्जाम से शुरू हो जाएंगे और फिर पता नहीं ये कब आएगा। इस बात पर सबने हामी भर ली और फिर सुल्ताना बेगम ने यास्मीन बेगम को कहा कि मिन्हास के लिए लड़की देखना शुरू कर दें। आसिम की शादी के बाद इंशाल्लाह मिन्हास और अल्तमश की शादी होगी। अल्तमश की लड़की दुल्हन तो घर में ही मौजूद है। अल्तमश की शादी जहीर की बेटी आयशा से होगी। ये सुनते ही अल्तमश चौंका और उसने मिन्हास की तरफ देखा था। मैं आयशा से शादी नहीं करूंगा, मुझे यूनी में एक लड़की पसंद है, मैं उससे करूंगा। अल्तमश गुस्से से कहने लगा और मैं यही बात करने आज हवेली आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि आप सब लोगों के दरमियान ये सब चल रहा है। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। मैं आयशा से कभी शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ मेरे आने के बाद ये सब होगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। अल्तमश गुस्से से बोल रहा था। कबीर साहब ने उठकर गुस्से से बोला, तुम कैसे ये बात कर रहे हो अपनी दादी से? हम सब तुमसे इतना प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जिद पूरी करें और तुम बदतमीजी करते रहो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम जैसे अम्मा जी और अब्बा जी चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि हवेली में हमेशा से वही होता आया है जो कि बड़ों ने कहा है। तुम्हारी शादी आयशा से ही होगी। मुझे नहीं करनी आयशा से शादी। मिन्हास ने गुस्से से अल्तमश को देखा कि तुम कैसे बात कर रहे हो सबसे, ये क्या बदतमीजी है? कैसे बात कर रहे हो तुम? ऐसे बात करने हैं तुमने अपना वो बात करने का आराम से भी बात की जा सकती है। तुमसे सुकून से बैठकर बात करो। मिन्हास भाई, आप तो सब जानते हैं, आप भी ये सब कह रहे हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ, मैं सब जानता था, लेकिन मैंने मुकम्मल हामी नहीं भरी थी। जहीर साहब और आसिया बेगम एक दूसरे को देख रहे थे। फिर जहीर साहब बोले, अल्तमश, मेरी बेटी में क्या बुराई है? तुम शादी से इनकार कर रहे हो। देखिए ताया जान, आयशा बहुत अच्छी है, मैंने उसे हमेशा बहन मानता आया हूँ और मैं उसे अब शादी नहीं कर सकता। आप तो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। और वो आयशा बैठी रो रही थी, क्योंकि वो बचपन से यही सुनती आ रही थी कि उसकी शादी अल्तमश से होगी। वो भी अल्तमश को पसंद करने लगी थी।
इसीलिए उसने अल्तमश के ख्वाब सजाना शुरू कर दिए थे और अब ख्वाब टूटने का दर्द क्या होता है उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। और अल्तमश गुस्से से ये सब कहकर अपने कमरे में चला गया और सब ड्राइंग रूम में एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे कि ये सब क्या हो रहा है। मिन्हास ने सबको दिलासा दिया कि आप सब लोग परेशान ना हो, मैं अल्तमश को समझाऊंगा, वो आयशा से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। हेलो मैविश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ मलाइका, तुम्हारा क्या हाल है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम काफी दिनों से यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, क्या हुआ? तुम अपनी क्लासेस मिस कर रही हो, तुमने तो पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, क्या कोई घर में बात हुई है? यार मलाइका क्या बताऊं, उस दिन जो लड़का यूनिवर्सिटी में आया था वो बहुत तंग कर रहा है। मैविश ने इस वाकये के बारे में मलाइका को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह इस पार्टी में मिन्हास से टक्कर हुई थी और मैविश ने हाथ उठा दिया था और उस दिन वो यूनिवर्सिटी भी आ गया था। सुना ने ये देखकर चचा और चची को बता दिया था और हंगामा करके उसकी इज्जत पर कीचड़ उछालने लगे। मेरी जान, तुम इनकी बातें क्यों दिल पर लेती हो? सना और तुम्हारी चची का तो यही काम है, जब देखो तुम्हारी इज्जत के खिलाफ जाती रहती हैं, बेवजह तुम पर बहतान लगाती रहती हैं। मेरी जान, तुम परेशान मत हो और दिल छोटा ना करो और यूनिवर्सिटी आना स्टार्ट करो। इस तरह अगर घर बैठकर यही तो क्या होगा और तुम परेशान बिल्कुल ना हो, देखना एक दिन कोई शहजादा आएगा और मैन सबसे तुम्हें दूर ले जाएगा। मलाइका ने कहा तो मैविश के होंठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने दुख से कहा, मलाइका, शहजादे भी उनके नसीब में होते हैं जो कि खुशनसीब होती हैं और जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है। मेरी जान, तुम एक शहजादी हो और देखना एक शहजादा ही लेने आएगा, तुम उदास मत हो। हमारे अल्लाह पाक को उदासी नहीं पसंद, तुम अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हुआ करो, देखना इंशाल्लाह एक दिन सब ठीक कर देगा अल्लाह। और अगर तुमने उदासी वाली बातें की तो मैंने तुम्हें मार मार के तुम्हारा कीमा बना देना है। और उसके कहने की देर से मैविश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओके ठीक है मलाइका, नहीं होती, बस अब खुश, शाबाश, उदास नहीं होना और शराफत से कल यूनिवर्सिटी आना स्टार्ट करो। अगर तुम नहीं आई तो मैंने घसीटते हुए तुम्हें यूनिवर्सिटी लेकर आना है। ओके ओके मेरी जान, जो तुम्हारा हुक्म, मैं कल यूनिवर्सिटी जरूर आऊंगी और फिर क्लास में मिलते हैं। अभी मैं बंद कर रही हूँ फोन। ओके ठीक है, बाय, अब मैं जा रही हूँ, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी हीर नहीं खैर नहीं। ओके ठीक है, तुम जाओ, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं। और ये कहकर मोबाइल रख दिया और आंखों के सामने एक दफा फिर मिन्हास का चेहरा आया तो वो धीरे से मुस्कुरा दी, इस बात से अनजान के उसके साथ क्या होने वाला है। अल्तमश ने अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। सुबह से लेकर रात हो गई थी लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। यास्मीन, तुमने हर दफा बहुत बात करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अल्तमश अपनी जिद पर कायम था कि वो आयशा से शादी नहीं करेगा, जिसकी वजह से हवेली वाले सब परेशान थे। आयशा भी कई दफा अल्तमश के कमरे में चक्कर लगाई थी ताकि उससे पूछे कि वो क्या वो लड़की इससे ज्यादा खूबसूरत है जिसकी वजह से तुमने मुझे ठुकराया। अल्तमश ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और ये भी कह दिया कि तुमने ही दादी को कहा होगा कि तुम मुझसे शादी करनी है। उसे दिल ही दिल में मिशी से नफरत होने लगी जो उसकी जगह लेने जा रही थी। सुबह हवेली में जब यास्मीन बेगम अल्तमश के कमरे में उसे बुलाने गई कि नाश्ते के लिए आ जाओ, क्योंकि अल्तमश ने कल नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया था। दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। वो अंदर चली गई लेकिन अल्तमश कमरे में नहीं था। वो वापस डाइनिंग टेबल पर आए तो सब मौजूद था। उन्होंने आकर बताया कि अल्तमश अपने कमरे में नहीं है तो सब परेशान हो गए। और फिर मिन्हास ने कहा कि आप लोग परेशान मत हो, मैं अभी उसे फोन करता हूँ। मिन्हास ने फोन उठाया और अल्तमश को कॉल की लेकिन वो कॉल उठा नहीं रहा था। दूसरी दफा भी कॉल की तो उसने कॉल नहीं उठाई और फिर कॉल की तो उसने कॉल उठाई और मिन्हास के बोलने से पहले ही कहा, भाई मैं इस्लामाबाद में हूँ और अगर आपको घर वालों के बारे में और मिशी की शादी के लिए बना सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं मिशी से कोर्ट मैरिज कर लूंगा। जैसे ताया अबू ने अपनी लव मैरिज की थी मैं भी कर सकता हूँ। इससे पहले कि मिन्हास कुछ कहता अल्तमश ने कॉल काट दी। उसने दोबारा कॉल मिलाई लेकिन अल्तमश ने कॉल नहीं उठाई तो जिसको बहुत गुस्सा आया था और कबीर साहब को बोला कि इसका दिमाग खराब हो गया है। मैंने इससे कहा भी था कि मुझे मिशी से मिलवाओ लेकिन अभी तक वो लड़की मुझसे नहीं मिली तो मैं कैसे शादी के लिए हाँ कर दूं। चलो आप लोग परेशान मत हो, आप लोग आसिम की शादी की तैयारियां करो। मैं इस्लामाबाद जाता हूँ और इसे समझाता हूँ कि क्या पता वो मेरी बात समझ जाए। अल्तमश सीधा इस्लामाबाद गया और उसका इरादा मिशी के घर जाने का था, इसलिए सबसे पहले वो मिशी के घर गया था कि उससे कोर्ट मैरिज का बोले। लेकिन जब वो मिशी के घर गया तो मिशी रो रही थी लेकिन उसने मिशी को चुप करवाने की बहुत कोशिश की। मिशी देखो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं, मत रो। अच्छा तुम मुझे वजह बताओ, तुम क्यों रो रही हो? अल्तमश, हमारी किसी ने वीडियो बनाई है वो पार्टी वाले कमरे की जिसमें हम दोनों एक हो रहे हैं, प्लीज कुछ करो, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मुझे 50 लाख नहीं दिए तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे पैसे दूं और अपने आप को बदनामी से बचाऊं। अच्छा दिखाओ मुझे किसने बनाई है ये वीडियो, मैं भी देखूं कैसी है वीडियो। अल्तमश ने वीडियो देखी तो उसकी आंखें बाहर आने लगी जिससे इसके माथे की रगें उभरने लगी। ये किसने बनाई है वीडियो? एक दफा मुझे पता चल जाए उसको मैं जान से मार दूंगा।
अल्तमश ने कहा कि मुझे नंबर दिखाओ, किसी नंबर से तुम्हें ये वीडियो आई है। तो मिशी ने उसे नंबर दिखाया तो अल्तमश ने उस नंबर पर कॉल की। आगे से रोहेल ने फेक नंबर से कॉल उठाई और अल्तमश ने कहा कि तुम कौन हो। आगे से रोहेल बोला कि कैसी लगी वीडियो, अगर मुझे 50 लाख नहीं दिया तो मैं ये वीडियो लीक कर दूंगा। तुम्हारे लिए 50 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, तुम तो ठहरे करोड़पति। अगर हमें कुछ नोट दे दोगे तो तुम्हारे खजाने में कमी नहीं आएगी। कल शाम 4 बजे पुराने बैरिज पर तुम रकम लेकर आना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम वीडियो डिलीट कर देना। फिर अगले दिन अल्तमश 4 बजे पुराने ब्रिज पर रकम लेकर गया था और उसने एक बंदे को रकम दे दी और फिर उसने रोहेल को कॉल की तो रोहेल ने कहा कि हम इसकी वीडियो डिलीट कर दी है। अल्तमश ने मिशी से कहा कि मैंने पैसे दे दिए हैं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मिशी ये सुनकर बहुत खुश हुई। मुझे लगता है कि तुम्हें पैसे देने से ज्यादा खुशी हुई है, हमारी वीडियो डिलीट होने पर खुशी नहीं हुई। तो मिशी ने गड़बड़ाकर कहा, नहीं, मुझे वीडियो डिलीट होने पर खुशी हुई है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मैं तो इतनी परेशान थी। अल्तमश बैठा मिशाल के बारे में सोच रहा था जब उसके मोबाइल रिंग होने लगा। देखा मिनहास ने उसकी कॉल की थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, कहाँ गायब हो? बस ठीक हूँ भाई, आप सुनाए? मैं भी ठीक हूँ। वो आसिम भाई की शादी है, हवेली जाएंगे, तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। नहीं भाई, जब तक दादा और दादी मेरी मिशी की शादी के लिए मान नहीं जाते मैं हवेली नहीं जाऊंगा। और हाँ भाई, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आप मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दें। अल्तमश, तुम्हारे अकाउंट में इतना ज्यादा अमाउंट था, वो कहाँ गया? भाई, वो मिशी को पैसों की जरूरत थी इसलिए उसे दे दिए। अल्तमश, तुम पागल हो गए हो क्या? इतना ज्यादा अमाउंट तुमने मिशी को दे दिया? 60 लाख तुम्हारे अकाउंट में थे, मैंने खुद अमाउंट ट्रांसफर की थी और तुमने सब उसे दे दिए। मैं बता रहा हूँ, ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये तुम्हारे पैसों के पीछे तुम्हें पैसों के लिए इस्तेमाल कर रही है। भाई प्लीज, आप मिशी के बारे में ऐसी बात नहीं करें। अगर आपने पैसे नहीं देने तो आप मत दे, मैं बाबा को कॉल करता हूँ, वो मेरे अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है अल्तमश, मैं पैसे भेज देता हूँ। मिनहास अल्तमश को लेने होटल गया, लेकिन अल्तमश होटल पर नहीं था और फिर मिनहास उसे लेने यूनिवर्सिटी चला गया। तो वो अल्तमश को ढूंढ रहा था कि उसकी नजर अपनी दिलजाना पर पड़ी और वो उसकी तरफ चला गया। महविश की पीठ उसकी तरफ, इसलिए वो उसके पीछे खड़ा हो गया और अब दोनों के दरमियान 1 फुट का फासला था। वो तो अपनी दिलजाना को देख रहा था। फिर मिनहास अपनी रोबदार लहजे में बोला, अस्सलाम वालेकुम, और वो अपने नजदीक इतनी करीब आवाज सुनकर डर कर पलटी तो देखा वो सामने था और वो डरते डरते पलटी, मिनहास के सीने से टकरा गई। दिलजाना, मैं तुम्हें इतना प्यारा लगता हूँ कि हर टाइम मेरी बाहों में आने के लिए बेताब रहती हो, इसलिए तो जब मैं तुम्हारे सामने आता हूँ मेरी बाहों में आ जाती हो। क्या मतलब है आपका? आप क्या कह रहे हैं? आप इतने मेरे करीब थे कि मैं आपसे टकरा गई। छोड़े, मुझे सब देख रहे हैं। मिनहास ने अपनी गिरफ्त ढीली की तो महविश जल्दी से दूर हुई और मिनहास ने जोरदार कहका लगाया, ओहो दिलजाना, अभी तो जितना दूर होना है चाहती हो जाओ। एक दफा मेरी मलकियत में आ गई तो कभी दूर नहीं जाने दूंगा। महविश तो इतनी परेशान हो गई थी कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और सांस ऊपर को आ गई थी। वो परेशानी से इधर उधर देख रही थी कि किसी ने देखा तो नहीं। मिनहास में उसका हाथ पकड़कर फिर से अपने करीब किया, इतना करीब कि महविश के मुंह उसकी गर्म सांसों की तपिश अपने गालों पर महसूस हो रही थी और वो तो सांस रोके खड़ी थी, कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज उसके गले से निकल ही नहीं रही थी। बेबसी से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती, क्यों पीछे पड़ गए हैं? ओहो दिलजाना, मैंने इतना कुछ कह दिया और अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड हूँ, तुम्हारा हम सफर मिनहास मलिक। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे फ्यूचर बेबीज की ममा हो, उसने बेबाकी से कहते हुए एक आंख दबाकर उससे कहा और महविश के तो बेबसी के मारे आंसू आंखों से निकलने लगे। तो मिनहास ने उसकी आंखों में आंसू देखकर अपनी गिरफ्त ढीली की और आजाद कर दिया, क्योंकि वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था और गुस्से से बोला, आज तो तुम्हारी आंसुओं ने बचा लिया, आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसुओं से तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मैं जा रहा हूँ, किसी से मिलना है, खुदाफिज कहकर वो चला गया और मैं विश्व से दूर तक देखती रही जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। मिनहास हवेली पहुंचा तो देखा कि हवेली में शादी की तैयारियां जोरों शोर से हो रही थी, लेकिन सबको यही अफसोस था कि अल्तमश इस शादी में नहीं आया। अगर उसे शादी में अल्तमश आ जाता तो ये शादी और शानदार तरीके से की जाती कि उसने हवेली आकर भी कई दफा अल्तमश को कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। उसे हवेली में आए 4 दिन हो गए थे। इन 4 दिनों में उसने अल्तमश को इतनी दफा कॉल की थी, लेकिन अल्तमश ने कॉल अटेंड नहीं की। मिनहास को कुछ बुरा महसूस होने लगा तो उसने अल्तमश के दोस्त को कॉल की। फैसल ने कॉल उठाई तो वो, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? फैसल, मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा फैसल, मैंने ये पूछना था कि अल्तमश तुम्हारे साथ तुम्हारा राब्ता है या नहीं? भाई, वो मेरे साथ राब्ते में नहीं है। मैं तो 2 दिन से इससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी कॉल नहीं उठा रहा। मैं तो 2 दिन के बाद तुर्की जा रहा हूँ, बस उसकी भागदौड़ में लगी हुई है, इस बिजनेस के सिलसिले में जा रहा हूँ। अच्छा भाई, मैंने आपसे एक बात कहनी है। भाई, मैं आपके ऑफिस गया था आपसे एक बात करने के लिए। हाँ फैसल, मैं
आसिम की शादी में आया हवेली, 4 दिन हो गए हैं, इसलिए मैं वहां नहीं था। अच्छा बताओ तुमने क्या बात करनी थी? भाई मैं मिशी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वो सही लड़की नहीं है। वो इसके साथ पैसों के लिए कर रही है सब कुछ और वो उसे धोखा दे रही है। मैंने कई दफा उसे समझाने की कोशिश की है लेकिन वो हमेशा मुझसे लड़ाई करने लगता है। वहां से बेवकूफ, वो उसे बेवकूफ बना रही है। अच्छा भाई आप अल्तमश को समझाएं, मेरी तो वो कोई बात नहीं सुनता। शायद आप लोगों की बात सुन ले और लड़की का पीछा छोड़ दे। मुझे भी वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही। अल्तमश कॉल अटेंड करे तो मैं बात करूं उससे। आज आसिम का वलीमा है, वलीमा होते ही मैं इस्लामाबाद के लिए निकल जाऊंगा। वहां जाकर मैं पता करता हूँ कि क्या मामला है। अच्छा भाई ठीक है, मुझे कोई काम है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अल्लाह हाफिज। उसे तशवीश होने लगी कि आखिर मामला क्या है। मिशाल ने अल्तमश को कॉल की और जोर जोर से रोने लगी। अल्तमश, ब्लैकमेलर ने मुझे दोबारा वीडियो भेजी है और कहा है कि 50 लाख दो वरना वीडियो वायरल कर दूंगा, प्लीज कुछ करो। ये सुनते ही अल्तमश खड़ा हो गया। मेरी जान ये क्या कह रही हो? उसने मेरे सामने ही वीडियो डिलीट की थी। नहीं अल्तमश, वीडियो डिलीट नहीं की, उसने मुझे दोबारा वीडियो भेजी है और 50 लाख की डिमांड की है। मिशी इतनी जल्दी इतने ज्यादा पैसों का इंतजाम कैसे होगा? मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हें दे दिए। ये सुनते ही वो जोर जोर से रोने लगी। अल्तमश कुछ करो, अगर तुमने पैसे ना दिए तो फिर क्या होगा? मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। एक तरीका है अल्तमश, मैं अपनी जान ले लूंगी, मैं जिसकी वजह से ना ही पैसे देने पड़ेंगे और ना ही ये वीडियो वायरल होगी। मैं अभी जहर खा लेती हूँ ताकि तुम्हें भी सुकून आ जाए, तुम्हें मुझसे जान छूट जाए और रोज रोज तुमसे पैसे मांगती हूँ। अल्तमश ये सुनते ही परेशान हो गया। मेरी जान प्लीज ऐसा कुछ मत करना, तुम परेशान मत हो। अगर दोबारा इस ब्लैकमेल की कॉल आए तो इससे 2-3 दिन की मोहलत मांग लेना, मैं कुछ करता हूँ। फोन रखते ही अल्तमश कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहलने लगा और परेशानी से सोचने लगा कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करूंगा। भाई तो मुझे कभी इतनी बड़ी रकम नहीं देंगे। और मिशी का ख्याल आते ही वो फ्रेश होने चला गया था कि वो उसके पास जाकर उसे तसल्ली दे सके। मिशाल फोन रखते ही खुश होने लगी और मुस्कुराकर कहने लगी कि बकरा हलाल होने वाला है। बेचारा अल्तमश इतना प्यार करता है। और साथ बैठा रोहेल मुस्कुरा रहा था। अल्तमश मिशाल के घर की डोर बेल बजाने ही वाला था कि उसे दरवाजा खुला हुआ पाया और गुस्से से सोचने लगा कि पागल ने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया है। जब वो मिशाल के रूम में पहुंचा तो अंदर से आवाजें आ रही थी। वो आवाज सुनकर वहीं रुक गया और मिशाल कुछ बोल रही थी। अल्तमश बेचारा पागल हो गया मेरे प्यार में, जितने भी मैं पैसे मांगू वो दे देता है और मैं तो उससे नफरत करती हूँ। तुम्हारे कहने पर मैं उससे प्यार का नाटक कर रही थी, तुम्हारे कहने पर उसके इतने करीब गई कि 50 लाख उसने पहले दे दिया और 50 लाख वो 2 दिन में दे देगा। तुम अपने पासपोर्ट्स और टिकट्स तैयार रखो, जैसे ही 50 लाख हाथ में आए हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा ताकि उसको पता ना चले कि हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। तुम फिक्र ना करो, मैं सारे काम कर लूंगा, तुम बस हमारी गोल्डन नाइट का इंतजाम करो और बस इस बेवकूफ को संभालो। मैं अब और ड्रामा नहीं कर सकती हूँ रोहेल। मिशाल मेरी जान, अब इतना बड़ा हाथ मारा है तो कुछ ना कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। अभी मिशाल कुछ और बोलने ही लगी थी कि अल्तमश ने जोर से दरवाजा खुला और गुस्से से अंदर आया। मिशाल और रोहेल अल्तमश को देखकर डर गए थे। अल्तमश तुम कब आए? ये मेरा दोस्त रोहेल है। वो अल्तमश के करीब जाकर बोलने लगी थी। अल्तमश ने मिशाल को जोर से धक्का दिया और बोला कि मैं इस वक्त आया जब तुम दोनों मेरे बारे में बात कर रहे थे। फैसल ने मुझे कितनी दफा समझाया था कि ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है, लेकिन मैं सबको गलत समझता रहा। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था कि क्योंकि मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। फिर उसने मिशाल को जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना जोर का था कि मिशाल बेड पर जा गिरी। रोहेल ने जब ये देखा तो उसने अल्तमश का गिरबान पकड़ लिया। दोनों में अच्छी खासी हाथापाई हुई, एक दूसरे को बहुत मारा और रोहेल को बोला मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। अल्तमश जब हॉस्टल पहुंचा तो जोर जोर से अपनी चीजें उठाकर दीवार पर मार रहा था, चीख चिल्ला रहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। अपने बाल जोर जोर से नोचने लगा। मिशी तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी वजह से मैंने अपने घर वालों से लड़ाई की, आयशा का दिल दुखाया, अपने घर वालों के खिलाफ किया। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत की और तुम मुझसे नफरत करती रही, सिर्फ पैसों की वजह से। मेरे साथ नहीं, तुमने मुझे मेरे घर वालों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर अल्तमश ने मिन्हास को कॉल की और मिन्हास ने जब अल्तमश की कॉल देखी तो गाड़ी को रुका और फोन उठाया। मिन्हास ने उसकी कॉल उठाई और गुस्से से बोलने लगा, मैंने तुम्हें कितनी दफा कॉल की, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? भाई जब मिन्हास ने देखा कि अल्तमश रो रहा है तो वो भी परेशान हो गया। क्या हुआ अल्तमश, मेरी जान तुम रो क्यों रहे हो? बताओ तो सही अल्तमश क्या हुआ है? भाई वो मिशी धोखा दिया है उसने। वो मुझे सिर्फ पैसों के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही थी। मैंने आप लोगों की बातों का एतबार नहीं किया। भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। भाई वो मुझसे नफरत करती रही, लेकिन मैं तो उससे प्यार करता था ना, सच्ची मोहब्बत करता था। उसकी वजह से मैंने घर वालों का दिल दुखाया। मेरी तरफ से घर वालों से माफी मांग लीजिएगा। भाई मैंने इनका बहुत दिल दुखाया है, खासतौर पर आयशा का। भाई वो मुझसे नफरत करती है, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। भाई मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, उसके बगैर नहीं रह सकता। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। प्लीज अल्तमश तुम ऐसा कुछ मत करना, कोई ऐसी हरकत मत करना। मैं आ रहा हूँ।
भाई जब आप मेरे पास आएंगे तो वो आपको मेरी लाश ही मिलेगी, भाई प्लीज मुझे माफ कर देना। ये कहकर अल्तमश ने फोन रख दिया और टेबल से छुरी उठा ली और अपनी कलाई पर रख दी और फिर अपनी कलाई को काट दिया और खून एक फौरे की तरह उसके हाथ से निकला और अल्तमश अपने हाथ को देखकर बोला कि ये मिशी तुमसे मोहब्बत करने की सजा है जो मैं अपने आप को दे रहा हूँ। इसके बाद इसको सब धुंधला धुंधला सा नजर आने लगा था। महविश बेड पर लेटी हुई थी, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बस मिन्हास के ख्याल आ रहे थे। मलाइका तो कह रही थी मेरे लिए शहजादा ही आएगा, तो वो लड़का भी किसी शहजादे से कम तो नहीं है। महविश उसके बारे में सोच रही थी। ओहो, उसने अपने सर पर हाथ मारा। ये मैं क्या सोच रही हूँ, मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि मेरे लिए कोई शहजादा आएगा। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा था कि तुम मेरी मलकियत हो, तो क्या वो सच में मुझसे प्यार करने लगा है? क्या वो मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाएगा? अगर वो यहाँ आया, चची और सना ने मना कर दिया, तो फिर क्या होगा? बाद में वो मुझे ताने देंगी। ओहो, मैं ये क्या सोच रही हूँ। मलाइका, तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया है यार। वो तकिया लेकर लेटते हुए बोली थी और करवट बदल बदल कर वो सोने की कोशिश करने लगी। चंद ही मिनट बाद उस पर नींद मेहरबान हो गई और वो नींद की आगोश में चली गई। अल्तमश के निकलते ही विशाल ने रोहेल से कहा कि जल्द अज जल्द टिकट्स का बंदोबस्त करो। अल्तमश ने अब तक अपने भाई को बता दिया होगा, अब तक यहाँ पर पहुंचने वाले होंगे और अगर वो साथ में पुलिस ले आए तो हमें जेल हो जाएगी। तुम जाओ रोहेल, जाकर टिकट का बंदोबस्त करो। रोहेल ने परेशानी से बोला कि अगर मेरे पीछे से वो यहाँ आ गए और तुम्हें कुछ बोला तो आओ, मैं यहाँ सबको संभाल लूंगी। तुम जाओ, हमारे रास्ते का कांटा फैसल था जो अब यहाँ पर नहीं है। मैं यूनिवर्सिटी में भी सबको समझा दूंगी और कोशिश करना कि हमारी फ्लाइट कल की हो। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं पैकिंग करती हूँ। मिन्हास गाड़ी चला रहा था। मिनटों का फासला भी मीलों का लग रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो उड़कर अल्तमश के पास पहुंच जाए। अभी वो हॉस्टल पहुंचा है कि उसने जोर से दरवाजा खोला। जो उसने सामने देखा उसकी आंखें खुली रह गई थी। वो जल्दी से अल्तमश के करीब गया और उसका सर अपनी गोद में रखा और पुकारने लगा, उठो अल्तमश, देखो तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है, प्लीज आंखें खोलो यार, ये क्या हो गया है तुम्हें? तुमने क्या कर दिया? उसने जल्दी से अल्तमश को गोद में उठाया और अस्पताल के लिए रवाना हो गया। मिन्हास तो अपने होशो हवास खो बैठा था। अपने भाई की यह हालत देखकर अस्पताल पहुंचे और इससे डॉक्टर पर चिल्लाना शुरू कर दिया था, जल्दी जल्दी मेरे भाई का ट्रीटमेंट शुरू करो। डॉक्टर ने कहा कि ये पुलिस केस है। मिन्हास को बहुत गुस्सा आया, मेरे भाई को देखे, नहीं तो मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। वो गुस्से से चिल्लाया था, हम अभी ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो मिन्हास ने अपनी गन निकालकर डॉक्टर के सर पर रख दी तो डॉक्टर वहीं डर गए, इसलिए जल्द से जल्द अल्तमश को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गए। मिन्हास बाहर इंतजार करने लगा। अंदर डॉक्टर एक दूसरे को कह रहे थे कि अब बाहर जाकर कौन बताएगा कि उसका भाई मर गया है। डॉक्टर सब परेशान थे क्योंकि वो उसका जुनूनी रूप देख रहे थे। अब उसका भाई जिंदा नहीं रहा, कैसे बताएंगे? डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो मिन्हास जल्दी से उनके पास गया और बोला कि मेरा भाई कैसा है? डॉक्टर ने अफसोस से उसके कंधे पे हाथ रखा। आई एम सॉरी, उनकी डेथ तो 1 घंटा पहले हो गई थी। डॉक्टर ये कहकर चले गए तो मिन्हास ऑपरेशन थिएटर के अंदर अपने भाई के मुर्दा वजूद को देख रहा था और चीख रहा था, अल्तमश तुमने ये क्या कर दिया? कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे बताया कि आप अपने भाई की बॉडी रिसीव कर लें। वो तो ये सोच रहा था कि हवेली में सबको कैसे बताएगा कि अल्तमश मर गया है। उसने बहुत हौसले के बाद अपने कजन आसिम को कॉल की। मिन्हास रो रहा था और उसने बोला क्या हुआ है? और मिन्हास तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है आसिम, कुछ ठीक नहीं है। अल्तमश ने खुदकुशी कर ली है, वो मर गया। वो वही जानता था उसने अपनी जुबान से ये लफ्ज कैसे अदा किए अपने भाई के लिए और उसका दिल फट रहा था। उसका दिल कर रहा था वो मिशी को जान से मार दे। तुम प्लीज हवेली में सबको बता देना और संभाल लेना, मैं कुछ घंटे तक पहुंच जाऊंगा। उसने कहा तो मैं आ जाऊं? नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा, अल्लाह हाफिज। आसिम का रंग पीला पड़े देख हानिया ने पूछा, तो आसिम आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? किसका फोन था? तो उसने बताया कि मिन्हास का फोन था। क्या कह रहा था? मिन्हास सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं हानिया, कुछ ठीक नहीं। आसिम की आंखों में आंसू आ गए। बताएं तो सही क्या हुआ है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो कह रहा था कि अल्तमश ने खुदकुशी कर ली है और वो उसकी डेथ हो गई है। वो उसकी बॉडी को लेकर हवेली आ रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं घर में सबको कैसे बताऊं। ये आप क्या कह रहे हैं आसिम? अल्तमश ऐसे कैसे कर सकता है? अब तो जो होना था वो हो गया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं हवेली में सबको कैसे बताऊंगा। चलो आओ नीचे चलते हैं। वो नीचे गए तो सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। यास्मीन बेगम ने जब हानिया और आसिम को देखा, आओ बेटा बैठो, आप लोग भी यहाँ। हानिया सुल्ताना बेगम के पास बैठ गई और आसिम यास्मीन बेगम के पास बैठ गया। यास्मीन ने जब आसिम को देखा तो वो कुछ परेशान है। आसिम क्या हुआ, तुम कुछ परेशान हो? आसिम की आंखों में आंसू बहने लगे तो जहीर साहब ने कहा, आसिम हुआ क्या है, रो क्यों रहे हो? बाबा जान अल्तमश। हाँ बेटा क्या हुआ, बोलो क्या हुआ अल्तमश को? बाबा वो अल्तमश ने खुदकुशी कर ली है और मिन्हास उसकी बॉडी लेकर हवेली आ रहा है। ये सुनते ही हवेली में एक कोहराम बर्पा हो गया था। यास्मीन बेगम तो सुनते ही बेहोश हो गई थी और हानिया सुल्तान बेगम को संभाल रही थी क्योंकि उनका बहुत बुरा हाल हो गया था। जहीर साहब और कबीर साहब तो बस सकते में चले गए थे। आयशा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी मोहब्बत उसे छोड़कर चली गई है।
फातिमा अपनी बहन आयशा को संभाल रही थी। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि अल्तमश इतना बड़ा कदम उठा सकता है। यास्मीन बेगम तो होश में नहीं आ रहा था। हवेली में एक कहर बर्पा हो चुका था। मिन्हास अल्तमश की बॉडी लेकर हवेली पहुंचा तो माँ के गले लगकर जोरों शोर से रोने लगा था कि माँ मुझे माफ कर दे, मैं अल्तमश का ख्याल नहीं रख सका। काश मैं उस टाइम अल्तमश के पास होता, ये सब नहीं होता। प्लीज माँ मुझे माफ कर देना, मैं आपके बेटे का ख्याल नहीं रख सका। और आयशा तो अल्तमश की बॉडी को देखकर होशो हवास से बेगाना हो गई थी। वो उसका कजन, दोस्त और उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था जिसे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। बचपन से उसने ख्वाब देखे थे उसके साथ और वो इसमें उसके दिल बनकर धड़कता था उसके जिस्म में। फातिमा ने आयशा को बहुत मुश्किल से होश दिलाया तो आयशा उठकर जोर जोर से रोने लगी। तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, प्लीज अल्तमश उठ जाओ। अल्तमश की तदफीन का वक्त हो गया तो ज़हीर साहब ने कबीर साहब के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि नमाज जनाजा का टाइम हो गया है। कबीर साहब तो बेचारे जवान बेटे की मैयत देखकर रो रहे थे। थोड़ी देर बाद वो जनाजा लेकर जा चुके थे। अल्तमश को दफनाने के बाद सब चले गए, लेकिन मिन्हास उसकी कब्र पर बैठा रहा और वादा कर रहा था कि जिसने भी तुम्हें इस खुदकुशी करने पर मजबूर किया है मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मिन्हास अल्तमश की कब्र पर बहुत देर तक बैठा रहा। फिर उसको अपने मामा और बाबा का ख्याल आया तो वो हवेली की तरफ रवाना हो गया। यास्मीन बेगम तो बार बार जब भी होश में आती तो अल्तमश का नाम लेती, लेकिन उन्हें याद आता कि अल्तमश उनके दरमियान नहीं रहा। वो फिर से बेहोश हो जाती। मलिक साहब और सुल्ताना बेगम भी उनकी वजह से बहुत परेशान थे। डॉक्टर ने भी बताया कि यास्मीन बेगम की कल तक तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। अभी सब यास्मीन बेगम के कमरे में ही मौजूद थे। कबीर साहब ने मिन्हास को बोला कि गाड़ी निकाले, यास्मीन बेगम को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं हम। जैसे ही मिन्हास खड़ा हुआ यास्मीन बेगम ने उसका हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। मुझे नहीं जाना, मुझे अल्तमश के पास जाना है, अल्तमश के पास जाना है मुझे, प्लीज मिन्हास अल्तमश को मेरे पास ले जाओ। नहीं मम्मा, अब अल्तमश हमारे पास नहीं आ सकता, प्लीज आप हौसला करें, आपको सब्र करना होगा और उसकी मगफरत के लिए दुआ करनी होगी। बेगम रोते हुए कहने लगी कि ये क्या हो गया है, अब भी तो उसके जीने के लिए दुआएं करने लगे तो अब उसकी मगफरत की दुआ करनी पड़ेगी। मिन्हास बेटा, तुम्हें अब अल्तमश की मौत का बदला लेना है। उस लड़की को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ और उसको अल्तमश जैसी मौत नसीब हो। मिन्हास ने यास्मीन बेगम से वादा किया कि वो अल्तमश की मौत का बदला जरूर लेगा। मिशाल सुबह यूनिवर्सिटी आई। उसे पता था कि अल्तमश का भाई यूनिवर्सिटी में उसका पता जरूर करने आएगा, इसलिए सुबह सुबह ही मिशाल यूनिवर्सिटी आ गई कि अल्तमश के भाई के आने से पहले पहले ही अपना काम सर अंजाम दे। मिशाल बाद में सना से मिली और उसे बताया कि बेवकूफ अल्तमश ने खुदकुशी कर ली है और ये सब मेरी वजह से हुआ है। सना ये सुनकर परेशान होगी और उसे कहा कि तुम पागल हो गई हो, अब ये मुल्क छोड़कर चली जाओ और अल्तमश का भाई कभी तुम्हें ढूंढ लेगा। हाँ यार, आज शाम की 7 बजे की फ्लाइट है और मैं चली जाऊंगी। जाने से पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, मैं तुम्हें बहुत सारे उसके पैसे दूंगी। देखो तुम्हारी कजन का नाम भी महविश है, इस सब प्यार से मिशी कहते हैं। अल्तमश भी मुझे मिशी कहता था, इसलिए जब भी कोई मेरे बारे में पूछे तो तुम अपनी कजन का बता देना। मैं तो उस काम के लिए तुम्हें 5 लाख दूंगी। क्या सना तुम ये कर सकती हो? हाँ हाँ यार, क्यों नहीं, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मिशाल सना के गले लगकर थैंक यू कहकर चली गई थी। महविश का किसी काम में दिल नहीं लगता था, ना ही पढ़ाई में दिल लगता था। उसका दिल यूनिवर्सिटी जाने को भी नहीं करता था, लेकिन वो मिन्हास के लिए यूनिवर्सिटी जाती थी, शायद कि वो आ जाए और उसे एक बार देख ले। महविश को मिन्हास से मोहब्बत हो गई थी। अभी तक तो उनकी सिर्फ 3 मुलाकातें हुई थी, लेकिन महविश इन 3 मुलाकातों में अपना दिल दे बैठी थी। क्योंकि मिन्हास उस पर हक रखता था, इसलिए उसे ये बात अच्छी लगती थी कि उसका ख्याल रखता है। अल्तमश का 10वां हो चुका था। मिन्हास ने सबको कहा कि मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और अल्तमश कातिल को ढूंढे तो आसिम ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगा, लेकिन मिन्हास ने मना कर दिया कि तुम हवेली में रुको, सबका ख्याल रखो। मिन्हास ने सबको सलाम किया और आखिर में यास्मीन बेगम के पास आया तो यास्मीन बेगम ने उसे दुआ दी और मिन्हास को कहा कि अगली दफा तुम यहाँ आओ तो अल्तमश की कातिल को साथ लेकर आना। मिन्हास एक काबिल ऑफिसर को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचा और प्रिंसिपल के ऑफिस गया था। हमें आपकी यूं ही एक लड़की के बारे में पता करना है। यूनी की जी बताइए क्या काम है? कौन सी लड़की? मिशी नाम है उस लड़की का, हमें कल तक उसका मुकम्मल बायोडाटा चाहिए, अब हम कल आएंगे। ये कहते ही वो लोग ऑफिस से निकल गए। मलाइका महविश को चिढ़ रही थी कि हाँ तुम्हें अब उस लड़के से मोहब्बत हो गई है, इसलिए तो यूनिवर्सिटी आने को दिल नहीं करता, ना ही पढ़ाई करने को दिल करता है। अभी वो मलाइका को जवाब देने ही लगी थी कि मिन्हास से टक्कर हो गई और गिरने वाली थी कि मिन्हास ने उसे अपनी बाहों में लिया। डर के मारे महविश ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसे लगा कि वो नहीं गिरी तो उसने आंखें खोलकर देखा तो वो मिन्हास की बाहों में है। मिन्हास के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी और कहा कि दिल जाना, इतनी बेकरारी मेरी बाहों में आने के लिए तो महविश ये सुनकर लाल हुई थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बात करे। महविश ने डर से कहा कि प्लीज छोड़ें, सब देख रहे हैं। तो मिन्हास ने कहा कि अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता, बहुत जल्द मैं अपना बनाने आऊंगा। मगर किस्मत क्या खेल खेलने वाली थी ये किसी को नहीं पता था। अगले दिन मिन्हास यूनिवर्सिटी आया तो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रोफेसर हाशिम को अब जो काम दिया गया था वो आपने किया?
जी जी, मैं अभी कुछ फ्रेंड्स को बुलाता हूँ। मिन्हास ने गुस्से से एक लड़के का गिरेबान पकड़ा और बोला कि बताओ, और अल्तमश जिस लड़की से प्यार करता था वो कौन है? मिन्हास बहुत गुस्से में था कि सबको उसके गुस्से से डर लग रहा था। तो लड़के ने यकदम महविश का नाम ले लिया। तो प्रिंसिपल ने सना से कहा कि ये तो तुम्हारी कजन है ना? सना ने कहा जी ये मेरी कजन है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि जाओ इसे बुला कर ले आओ। लेकिन सर वो आज नहीं आई। मिन्हास साहब, अगर आपको उससे मिलना है तो हमारे घर चलना होगा। मिन्हास ने कहा चलो ठीक है। इसलिए सना को लेकर उसके घर रवाना हो गया। महविश अपने कमरे में थी कि एकदम से नौशीन बेगम और सना की बोलने की आवाजें आ रही थी। महविश बोली अल्लाह खैर करे, आज फिर से मेरी शामत आने वाली है। वो जल्दी से नीचे गई तो नीचे जाते ही उसकी पहली नजर मिन्हास पर पड़ी। ये है अल्तमश की कातिल। मिन्हास ने जैसे ही देखा उसको अपना दिल किरची किरची होते हुए नजर आया था। उसे एकदम से महविश से नफरत होने लगी। उसने सोचा कि ये मासूम दिखने वाली उसके भाई अल्तमश की कातिल है और वो सोफे पर बैठा और हक्का बक्का महविश को देख रहा था। तो नौशीन बेगम ने जाती महविश को बालों से पकड़कर खींचा और हयात साहब के पैरों में फेंका। ये है आपकी भतीजी जो आपका मुंह काला कर चुकी है। अब आप इस यूनिवर्सिटी से इसलिए भेजते थे कि वहां जाकर ये लड़कों से दोस्ती करे और आशिक बनाए। वो उसके मुंह पर थप्पड़ों की बरसात करने लगे। मिन्हास को इस टाइम नौशीन बेगम पर बहुत गुस्सा आया कि वो उसके दिल जाना पर हाथ उठा रहे हैं। वो गुस्से से खड़ा होते एकदम से उसे अल्तमश का ख्याल आया तो एक नफरत भरी नजर महविश पर डाली। महविश जल्दी से सबाह साहब के पैरों में आकर बैठी थी। चाचा जान, आप तो मुझे जानते हैं ना, मैं ऐसी नहीं हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सना ने आगे बढ़कर महविश का बाजू पकड़कर उसे खड़ा किया और कहने लगी कि क्या तुम अल्तमश से प्यार नहीं करती थी? तुमने अपने दूसरे आशिक के साथ मिलकर अल्तमश से पैसे लिए और उसे ब्लैकमेल किया। तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी कर ली है। अब तुम्हें मुकरने की जरूरत नहीं है। तुम महविश हैरान परेशान होकर सना से अपना बाजू छुड़वाकर हयात साहब के पास, चचा जान ये सब झूठ बोल रही हैं, प्लीज आप मेरी बातों का यकीन करें। चचा जान, मैं किसी अल्तमश नाम के लड़के को नहीं जानती। इतना सुनना था कि मिन्हास गुस्से से महविश के पास आया और उसका मुंह दबोचा कि तुमने अपने इस मकरो फरेब के जरिए मेरे भाई को जाल में फंसाया और उसे खुदकुशी करने पर मजबूर किया। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुमको अब ऐसी सजा मिलेगी कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये सुनते ही सबाह साहब मिन्हास के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे कि बेटा मेरी बेटी बेकसूर है, इसे माफ कर दो। नहीं चाचा जान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं माफी क्यों मांगू? तो मिन्हास ने नफरत से महविश को देखा तो नौशीन बेगम भी महविश के पास आकर उसे मारने लगी और कहने लगी ये बताओ कितने आशिकों को छुपा रखा है? तो फिर मिन्हास से कहने लगी कि ले जाओ इस मनहूस मारी को, जो सजा देनी है दे दे। बंद करो अपनी ये ड्रामेबाजी। अब तुम्हें सजा मिलेगी और कल मैं आऊंगा इससे निकाह करने के लिए, तैयार रहना और कोई मुझे परेशानी नहीं चाहिए। और ये कहकर वो चला गया। मिन्हास घर पहुंचते ही अपने कमरे में गया और चीजें उठा उठा कर दीवार के साथ मारने लगा। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कैसे अपने भाई की कातिल से मोहब्बत की। वो एक दिल फेंक लड़की है, कैसे मैं पहले नजर में इसका दीवाना हो गया, लेकिन अब और नहीं। अब उसकी मोहब्बत मेरे दिल में एक कोने में दफन हो गई है। अब मैं उससे अपने भाई के कत्ल का बदला लूंगा। निकाह की सूरत में फिर उसकी जिंदगी अजाब बना दूंगा। उसने अपने कजन आसिम को कॉल की और उसे बताया कि मुझे अब उस लड़की का पता चल गया है। तो आसिम ने कहा कि अब आगे क्या करना है? तो मिन्हास ने कहा कि अब वो इससे निकाह करेगा और सारी जिंदगी उसे मेरी नफरत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तुम कल आ जाना और तुम्हारे साथ जाकर ही मैं उससे निकाह करूंगा और हवेली में सबको बता देना कि अल्तमश की कातिल मिल गई है और अब मैं उस हवेली लेकर आऊंगा। सब अपना अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाए और अब उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो उसकी रूह कांप जाएगी। महविश अपने कमरे में बैठी रो रही थी और कह रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, या अल्लाह हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले मेरे माँ बाप को मुझसे छीना, मुझसे दूर कर दिया और अब चचा जान जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं उसकी नजरों के सामने मुझे गिरा दिया और अभी इस लड़के से मोहब्बत करने ही लगी थी कि उसे भी मुझसे छीन लिया। वो जोर जोर से रोने लगी। मिन्हास, आसिम और एक पुलिस इंचार्ज जो कि अल्तमश का केस देख रहा था उसके साथ महविश के घर आया और सबाह साहब को कहा कि महविश को बुलाए। सबाह साहब उसे रो रो कर मिन्हास के आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगे बेटा मेरी बेटी को माफ कर दो, उससे गलती हो गई है। मिन्हास गुस्से से बोला इसे तो सजा मिलेगी, या तो इसे सारी जिंदगी जेल में रहना होगा या उसे मुझसे निकाह करना होगा और निकाह के बाद आप लोगों का इससे कोई रिश्ता नहीं होगा, आप लोगों के लिए वो मर जाएगी। तो नौशीन बेगम खुश होकर कहने लगी हाँ हाँ ये हमारे लिए बहुत बदचलन बद किरदार लड़की है, हमारे घर से चली जाए, मर ही जाए तो अच्छा है, जो मर्जी करो इसके साथ। तो नौशीन बेगम ने सना को कहा कि तुम जाओ और महविश को ले आओ। तो सना महविश के कमरे में गई। तुम्हारा आशिक आया है तुम्हें लेने के लिए, या तो तुम्हें सारी जिंदगी जेल में रहना होगा या इससे निकाह करना होगा। अब तुम अपनी सजा खुद चुनोगी। तो सना महविश को खींचते हुए नीचे लाई और नीचे लाकर मिन्हास के पैरों में गिराया। तो मिन्हास ने गुस्से से और नफरत से उसके बालों को पकड़कर उसे खड़ा किया। तुम सारी जिंदगी जेल में रहना पसंद करोगी या मुझसे निकाह करना पसंद करोगी? क्योंकि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। महविश ने अपनी नजरें उठाकर मिन्हास को देखा तो महविश की आंखें इतनी सुर्ख हो रही थी कि जैसे सारी रात वो रोती ही रही हो और उसकी आंखें सूजी हुई थी। महविश कहने लगी खुदा गवाह है मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं किसी को नहीं जानती, प्लीज ऐसा ना करें। अगर
फिर भी आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करे तो जो आप मुझे सजा देंगे मुझे कबूल होगी। इतनी छोटी बच्ची तो नहीं हूँ। तो तुमने कितने लड़कों को फंसाया होगा और अब तुम मासूम बन रही हो। मैं जेल में नहीं, तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। वो सारी जिंदगी तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मिन्हास ने असद को हुक्म दिया कि जल्दी से मौलवी का इंतजाम करवाओ और फिर निकाह करना है। तो असद जीत सर कहते हुए चला गया। आसिम मिन्हास को एक साइड पर करते हुए कहने लगा, ये लड़की बहुत मासूम है, ये ऐसा नहीं कर सकती। अपनी मोहब्बत को नफरत में ना बदलो, ये ना हो बाद में तुम्हें पछताना पड़े। नहीं आसिम, ये अल्तमश की कातिल है, इसे सजा जरूर मिलेगी। तब तक असद भी मौलवी को ले आया। मौलवी ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया था। महवीज सजाद, वल्द सजाद, क्या आपको 5 लाख हक महर के पारवेज मिन्हास मलिक वल्द कबीर मलिक से ये निकाह कबूल है? महवीज का जवाब ना पाते सबाहत साहब ने उसे नम आंखों से देखा और कहा, कबूल है। आज वो मिन्हास फिर मुसल्लत होने जा रही थी। कबूल है। आज वो खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। कबूल है। आंखें बंद करके कपकपाते हाथों के साथ उसने अपनी जिंदगी उस शख्स के नाम कर दी जो उसे उसके भाई की मौत का बदला लेने के लिए निकाह कर रहा था। मिन्हास मलिक वल्द कबीर मलिक, आपको 5 लाख हक महर के पाए से ये निकाह महवीज सजाद वल्द सजाद से ये निकाह कबूल है। कबूल है। मैं तुम्हारी जिंदगी अजियतनाक बना दूंगा। कबूल है। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा जिस तरह तुमने मेरे भाई को मारा। कबूल है। तैयार है ना आज से अपनी सजा भुगतने के लिए? मैं तुम्हें पल पल मारूंगा। दोनों का निकाह हो गया। तो आसिम ने मौलवी साहब को रुखसत किया और उसके बाद मिन्हास महवीज को घसीटता हुआ बाहर ले जाने लगा। तो सबाज साहब ने कहा कि एक दिन तो रुखसती के लिए दे दो ताकि हम इसके लिए कुछ कर सकें। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी आप इससे मिलने, क्या पता बाद में मिलना नसीब हो या ना हो। तो मिन्हास ने महवीज का हाथ छोड़ दिया। वो सबाज साहब के गले लगकर रोने लगी। तो सबाज साहब ने उसके सर पर हाथ फेरकर बहुत सी दुआएं दी। चचा जान, मुझे अब इन दुआओं की जरूरत नहीं है, मैं तो जीते जी मर गई हूँ। तो उसके बाद महवीज नौशीन बेगम के पास जाने लगी। तो नौशीन बेगम ने हाथ से रोका, फिर कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आने की, बदचलन लड़की। अगर तुम मेरे घर से चली जाओगी तो मेरा घर साफ हो जाएगा। उसके बाद मिन्हास महवीज का हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गाड़ी के पास ले गया और महवीज कदम कदम उठाकर उसके साथ चलने लगी। हवेली पहुंचते ही मिन्हास ने महवीज को गाड़ी से निकाला और घसीटा था और हवेली के अंदर ले गया। अंदर जाकर महवीज को यास्मीन बेगम के पैरों में गिराया। तो महवीज ने मिन्हास की तरफ देखा और मलाइका की बात याद आई कि तुम्हारी जिंदगी में एक शहजादा ही आएगा। तो महवीज सोचने लगी, ये शहजादा है या जालिम इंसान जो मेरी जिंदगी में आ गया है। यास्मीन बेगम ने महवीज को पकड़कर खड़ा किया और उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। तब तक थप्पड़ मारती नहीं जब तक यास्मीन बेगम के हाथ नहीं दर्द करने लग गए और महवीज बेचारी का चेहरा नीला पड़ गया और होंठों से खून की लकीर निकल आई। मिन्हास ने महवीज को यास्मीन बेगम के हवाले किया और खुद वह अपने कमरे में चला गया। पीछे महवीज के साथ क्या हो रहा है उसे कुछ खबर नहीं थी। आयशा को जैसे ही पता चला कि अल्तमश की कातिल आई है, वो फौरन अपने कमरे से बाहर आई। आयशा ने गुस्से से महवीज के बालों से पकड़ा और इतनी जोर से धक्का दिया कि वो बेचारी सोफे से टकराई। महवीज के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और आयशा गुस्से से कहने लगी, तुम मेरी मोहब्बत अल्तमश की कातिल हो। जब वो ही जिंदा नहीं तो तुम्हें क्या हक है जिंदा रहने का? और जोर से महवीज का गला दबाने लगी कि महवीज को सांस लेना मुश्किल हो गया। आसिया बेगम ने जब देखा कि आयशा पागल हो रही है और उसका गला दबाकर मारने वाली है तो उसे पीछे किया और आसिम ने हानिया से कहा कि महवीज को मिन्हास के कमरे में ले जाए। तो वो महवीज को उठाने लगी, लेकिन महवीज से उठना मुश्किल हो गया था। लेकिन और थप्पड़ों से बचने के लिए उसे यहाँ से जाना होगा, इसलिए वो मुश्किल उठी और हानिया के साथ चलने लगी। हानिया महवीज को मिन्हास के कमरे के बाहर खड़ा कर दिया था। महवीज ने हानिया को इल्तिजाई नजरों से देखा कि मुझे नहीं जाना, लेकिन हानिया ने महवीज को कमरे में भेज दिया। महवीज जैसे ही कमरे में गई तो मिन्हास वॉशरूम से फ्रेश होकर निकल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने महवीज को देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और वो गुस्से से महवीज के पास पहुंचा और उसे जोर से बालों से पकड़ा और कहने लगा कि तुम्हें कौन यहाँ लाया है? तुम क्यों मेरे कमरे में आई हो? बदकिरदार लड़की, चली जाओ, दफा हो जाओ मेरे कमरे से। शक्ल गुम करो, नफरत होती है मुझे तुम्हारी शक्ल से। मैं और कहाँ जाऊंगी? प्लीज मैं मिन्हास प्लीज छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है। ओहो, तो महवीज मैडम को दर्द हो रहा है, लेकिन जो दर्द तकलीफ तुमने मेरे भाई को दी है उसका क्या? वो तो तुमसे मोहब्बत करता था, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया मिन्हास, मैं अल्तमश भाई को नहीं जानती, ये सब झूठ बोल रहे हैं। चटाख। अभी महवीज की बात मुंह में ही थी कि मिन्हास उस पर थप्पड़ मारने लगा और महवीज बेचारी की सिसकियां बंद हो गई। उसे तो अब कुछ बोलने को भी नहीं हो रहा था। बहुत तुम बदकिरदार औरत, अपनी जुबान से मेरे भाई का नाम भी ना लो। तुम जैसी औरतें तो पता नहीं पैसों के लिए क्या कर सकती हैं, और पता नहीं तुम कितने मर्दों के साथ सोती होगी। तुमने पैसों के लिए मेरे भाई की जिंदगी भी खत्म कर दी। बस करें मिन्हास, प्लीज बस करें। मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन अपने किरदार पर एक बात भी नहीं सुन सकती। मैं बार बार कह रही हूँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी सजा आप मुझे दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन मेरी बेगुनाही का सबूत आपके पास आया उस दिन मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होंगी। आप तड़पोगे, तरसोगे, मुझे पुकारते रहोगे, लेकिन मैं आपको मैसर नहीं होंगी। फिर आपको मैं कभी माफ नहीं करूंगी मिन्हास, मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी। ये कहकर महवीज जोर जोर से रोने लगी।
एक पल को तो मिन्हास को लगा कि उसके दिलो जाना मिशी नहीं है, लेकिन फिर उसको अपने भाई की याद आई तो उसने महविश को जोर से धक्का दिया और खुद बाहर चला गया। रात के 2 बजे मिन्हास कमरे में आया तो देखा महविश जमीन पर बैठकर सर घुटनों में देकर रो रही है। वो उसके करीब आया और उसका चेहरा उठाया। उसका चेहरा देखा तो नाक और होंठ से खून की लकीर बह रही थी। वो उठा और ट्यूब निकालकर उसे लगाने लगा, लेकिन महविश ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, जख्म देने वाले मरहम नहीं लगाते। मैं ये सब तुम्हारी मोहब्बत में नहीं कर रहा। ये मत सोचना कि तुम यहाँ सुकून से रह सकती हो। जब तुम्हारा चेहरा ठीक होगा तो अगले जुल्म के लिए तैयार होगी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। और ट्यूब उसके पास फेंक कर सोने के लिए चला गया। मिन्हास सुबह उठा तो वो उठकर फ्रेश होने के लिए जाने लगा तो देखा कि मैं भी जमीन पर ही पड़ी सो रही थी। मिन्हास का दिल क्या कि उसे बाहों में उठाकर बेड पर लेटाए, लेकिन फिर उसे गुस्सा आने लगा और बुड़बुड़ाने लगा कि मरे जमीन पर ही मुझे क्या। मैं भी जमीन पर पड़ी सो रही थी कि एकदम से आयशा कमरे में दाखिल हुई और उसे लातों से मारने लगी। तो मैं भी जल्दी से घबराकर उठी और देखा वो रात वाली लड़की है जो अल्तमर से प्यार करती थी। उठ महारानी, यहाँ आकर तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चल गया होगा। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, नौकरों के बीच है। वो महविश को बालों से पकड़कर नीचे ले जाने वाली थी कि एकदम से हानिया आ गई और महविश को छुड़वाया। ये क्या कर रही हो आयशा, तुम पागल हो गई हो। हानिया, भाभी प्लीज आप हमारे बीच में ना आए, छोड़ो महविश को, चलो जाओ, तुम्हें मामा बुला रही हैं। महविश को हानिया किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। फिर हानिया महविश को बताने लगी कि ये अल्तमर से प्यार करती थी, वो किसी और से, इसलिए इसे ज्यादा सदमा है। तुम फ्रेश हो जाओ, फिर दादा और दादी को सलाम करने जाना है। तुम्हारे पास कोई सूट भी नहीं है, चलो तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें अपना सूट लेकर देती हूँ। महविश फ्रेश होकर बाहर आई तो हानिया उसी का इंतजार कर रही थी। फिर महविश सोचने लगी कि अब और उसे कितनी मार पड़ेगी, और जब से यहाँ आई थी उसके साथ सब बुरा हो रहा था और वो दुआ करने लगी कि अब उसके साथ बुरा ना हो। ड्राइंग रूम में जैसे ही हानिया के पीछे सबने महविश को देखा तो सब उससे नफरत से देखने लगे। यास्मीन बेगम उठने ही लगी थी कि मलिक साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया और बिठा दिया। अब सारे जख्म एक साथ ही मत देना, उसे तड़पा तड़पा कर मारना जैसे अल्तमश को मारा है। तुम अपने आप को इस हवेली की बहू मत समझना। आज से तुम राहत बीबी के साथ इस हवेली के सारे काम करोगी। तुम नौकरानी हो इस हवेली की, आयशा गुस्से से कहने लगी और राहत बीबी को आवाजें देने लगी कि उसे यहाँ से ले जाएं और काम समझाएं। मिन्हास सुबह ही इस्लामाबाद पहुंचा तो असद ने मिन्हास से कहा, यूसुफ जलानी हमारे हाथ लग गया है। चलो अच्छी बात है, बहुत मेहनत के बाद वो हमारे हाथ लगा है तो थोड़ा मेहमान नवाजी का मौका दिया जाए। थोड़ी देर बाद मिन्हास यूसुफ जलानी के पास गया तो जाते ही उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। मिन्हास ने तो इतने जोर से मारा कि यूसुफ जलानी को संभलने का मौका ही ना मिला और वो जमीन बोस हो गया। और बाद में मिन्हास ने लातों से बरसात कर दी। तुम्हारे पास जितनी भी लड़कियां हैं मुझे उन सब की डिटेल चाहिए जो तुमने बाहर भेजी हैं। यूसुफ जलानी मुंह से खून साफ करके बोला। वो सुबह से लगी हुई काम कर रही थी कि 2 मिनट उसे बैठने का टाइम नहीं मिला था और अब तो वो इतना थक चुकी थी कि जैसे वो गिरने वाली थी और वो 2 मिनट अब बैठना चाहती थी। तो राहत बीबी ने उसे पकड़कर कुर्सी पर बिठाया और कहने लगी कि बेटा 2 मिनट आराम से बैठ जाओ, सुबह से खड़ी हो मैं बर्तन उठा लूंगी। महविश कुर्सी पर बैठकर अपने पैर दबाने लगी कि अचानक आवाज से वो उठ गई। सामने मिन्हास खड़ा पानी मांग रहा था। फिर मिन्हास ने राहत बीबी से पानी मांगा क्योंकि उसने देख लिया था कि महविश रात गए तक काम करने की वजह से उसके पैर सूजे हुए हैं। मिन्हास चला गया तो वो राहत बीबी के साथ किचन समेटने लगी। फिर जकिया आई तो उसने कहा कि दादी तुम्हें बुला रही हैं। मैंने तो सब कुछ ठीक किया था राहत बीबी, कोई गलती तो नहीं होगी मुझसे, डर लग रहा है मुझे। अच्छा तुम जाओ, दादी बुला रही हैं, जाके बात तो सुनो क्या हुआ है। महविश डरते डरते सुल्ताना बेगम के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है, इसलिए तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो। महविश कमरे में गई तो मिन्हास लैपटॉप पर बैठा काम कर रहा था। तो जब उसने महविश को देखा तो गुस्से से उसके पास आया और गुस्से से बोला कि तुम अपने आशिक का पता बता दो कि कहाँ छुपकर बैठा है, बुज़दिल कहेगा, उसे तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। महविश गुस्से से बोली कि मेरा कोई आशिक नहीं है, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दें या एक दफा ही मार दें, मेरा कोई आशिक नहीं है, मैं कितनी दफा बताऊं। मिन्हास ने एक जोरदार थप्पड़ महविश के मुंह पर मारा। बदकिरदार बदचलन लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करो। महविश जोर जोर से रोने लगी। मिन्हास, मलिक जब मेरी पाक दामनी तुम्हारे सामने आएगी ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। वो वक्त आने दो जब मेरा जज मेरा खुदा होगा और मैं अपना वकील खुद होंगी। हर एक चीज का बदला लूंगी मैं तुम लोगों से, हर वो ख्वाहिश जो मुझ पर मार दी गई है, हर उस चीज को जो मुझ में खत्म हो गई है, हर एक चीज का मैं हिसाब लूंगी और वो वक्त दूर नहीं है। मिन्हास, बहुत पछताओगे लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम मुझसे माफिया मांगोगे लेकिन मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी भी नहीं। कुछ ज्यादा तुम्हारी जुबान चल रही थी, आज मैं तुम्हारे होश ठिकाने लगाता हूँ। वो महविश को घसीटते हुए कमरे में ले गया और दरवाजा लॉक कर दिया। सॉरी प्लीज मुझे माफ कर दो मिन्हास, सॉरी लफ्ज से मुझे नफरत है। मिन्हास ने जोरदार थप्पड़ महविश को मारा था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अल्तमश भाई को नहीं मारा, जो गलती मैंने की ही नहीं उसकी सजा क्यों आप मुझे देते हैं। ऐसा करें, मुझे एक ही बार आप मार दें, रोज रोज मरने से अच्छा है एक ही बार मार दें।
मिन्हास ने फिर महविश को थप्पड़ मार दिया। मैं तुम्हें पागल लग रहा हूँ? अगर तुम्हें मारना होता तो मैं तुम्हें उसी दिन मार देता जिस दिन मुझे पता लगा कि तुम मेरे भाई की कातिल हो। मुझे आज तक जिसने भी धोखा दिया है मैंने उसे दर्दनाक मौत दी है, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ दिल जाना। एक बात है, तुम्हें मार भी सकता हूँ अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया। उस दिन जनाजा उठेगा तुम्हारा इस घर से। अरे दिल जाना, तुम्हारे होंठों से तो खून बह रहा है। मिन्हास ने महविश के बालों को छोड़ा और उसके होंठों पे अंगूठा फेरने लग गया। दर्द हो रहा है क्या बेगम? मैं तुम्हें दर्द नहीं होने देना चाहता था मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। मिन्हास उसे बोलने का मौका दिए बगैर उसके होंठों पर अपने होंठ रख गया। तुम्हारे जो होंठ है ना मेरा सारा गुस्सा गायब कर देते हैं। अब रोज तुम्हारे इन होंठों से खून बहेगा और मैं रोज इन पर अपने होंठों से मरहम लगाऊंगा, क्योंकि मिन्हास मलिक इनको देखकर पागल हो जाता है। मिन्हास की बातें सुनकर मैं भी जोर जोर से रोने लगी। उफ जाना, अगर आप रोएंगी तो ये मजनू अपना होश खो बैठेगा। दिल जाना को तकलीफ हो रही है? उफ, तुम्हारी ये तकलीफ मैं आज दूर कर दूंगा। मिन्हास महविश को गोद में उठाकर बेड पर लाया और फिर उस पर झुक गया। मिन्हास जैसे ही महविश के करीब हो जा रहा था महविश के आंसू बहते जा रहे थे और उसकी गर्म सांसें महविश को अपने आर पार महसूस हो रही थी। उसने मिन्हास को खुद से दूर किया। हटिए, मेरा सांस बंद हो रहा है। महविश रोते हुए कहने लगी। हाँ जाना, 2 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, खुद को तैयार कर ले मेरी शिद्दतें सहने के लिए। महविश अपनी अथल पथल सांसें बहाल करने की कोशिश कर रही थी कि मिन्हास एक बार फिर उसके लबों पर झुक गया। उसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि महविश की रूह फना हुई। मिन्हास, वो फुरकान काज़मी से मुंह मांगी कीमत के बदले खूबसूरत लड़कियां लेते हैं। मिन्हास मलिक ने अपनी गन निकाले और सारी की सारी गोलियां यूसुफ जिलानी के सीने पर खाली कर दी और असद को कहा कि इसकी लाश को कुत्तों को खिला दो। इस गद्दार की यही सजा है और इसके बेटे को घर छोड़ दो। मिन्हास आदिल के सामने बैठा हुआ था और वो रोहेल को ढूंढने की बातें कर रहे थे। आदिल, मैंने तुम्हें रोहेल को ढूंढने का काम दिया था जो तुमने अभी तक पूरा नहीं किया। जब भी हवेली जाता हूँ तो मामा मुझे ऐसी नजरों से देखती हैं कि तुमने अभी तक अल्तमश के कातिल को नहीं पकड़ा। तुम मुझे बता दो, अगर तुमसे ये काम नहीं होता तो मैं ये काम असद को दे देता हूँ। हम नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसी मुझे रोहेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि रोहेल दुबई में बैठा हुआ है। मैं 2 दिन के अंदर अंदर रोहेल को आपके पास लेकर आऊंगा। आज ही दुबई जाता हूँ। अभी मिन्हास कुछ कहने वाला था कि हवेली से कॉल आने लगी तो उसने कॉल उठाई तो कहा, मामा खैरियत है? क्या हुआ? हवेली में सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं। आपकी दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही है, आपको याद कर रही है। बेटा तुम उनसे मिलने आ जाओ। नहीं मामा, मैं नहीं आ सकता, मुझे यहाँ काम है। तो कोई बात नहीं बेटा, तुम आज की रात को आ जाओ तो सुबह चले जाना। मुझे ये नहीं पता मैं कब तक आऊंगा, आप मेरा इंतजार मत करना। ओके मामा, ठीक है, मेरी मीटिंग है एक, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज मामा। आदिल, परसों तक रोहेल मेरे सामने होना चाहिए और असद तुम फुरकान काज़मी के एक एक हरकत पर नजर रखो और मुझे बताओ, मैं एक दिन के लिए हवेली जा रहा हूँ, मेरे आने तक ये दोनों काम खत्म होने चाहिए। मिन्हास तकरीबन 1 बजे अपने घर पहुंचा तो देखा सब सो रहे थे तो मिन्हास भी अपने कमरे में चला गया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसे वो ठंड महसूस हुई। उसने एसी की तरफ देखा तो एसी फुल लगा हुआ था और उसने महविश को देखा जो कंबल में भी सर्दी से कांप रही थी। उसने रिमोट इधर उधर देखा था कि एसी बंद करे, क्योंकि मिन्हास से भी कमरे में खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। उसने रिमोट को बहुत ढूंढा लेकिन उसे रिमोट नहीं मिला। उसको आयशा का ख्याल आया कि ये आयशा का ही काम होगा, इसलिए वो जल्दी से किचन में गया और वहां से हीटर उठाकर ले आया और हीटर को जलाया। हीटर को जलाने से कमरे में कुछ गर्म एहसास हुआ था और जल्दी से महविश पर 2 कंबल और डाल दिए ताकि सर्दी कम हो जाए। लेकिन महविश होश में थी कि उसकी सर्दी ही कम नहीं थी, वो तो मुसलसल कांप रही थी। मिन्हास को एक ही तरीका समझ में आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से महविश के करीब लेट गया और उसे अपनी बाहों में लिया ताकि अपने जिस्म की तपिश से वो उसे गर्म कर सके। थोड़ी देर बाद उसने महविश को देखा तो महविश का कपकपाना कम हो रहा था, यानी कि उसे सर्दी कम लग रही थी और वो महविश को दीवानावार देख रहा था। इस वक्त तो उसे महविश अल्तमश के कातिल नहीं अपनी मोहब्बत लग रही थी। महविश को देखते देखते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह महविश की आंख खुली तो उसने अपने आप को मिन्हास की बाहों में पाया था और सोचने लगी कि मिन्हास कब आया। उसे याद है कि वो रात को सर्दी से बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे कोई होश नहीं रहा था। तो जल्दी से वो मिन्हास की बाहों से निकलने की कोशिश करने लगी और मिन्हास ने नींद में ही महविश को दूर होने का सोचते हुए जल्दी से उसे अपने करीब किया और बुड़बुड़ाने लगा कि तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझसे दूर मत जाया करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में रखना चाहता हूँ, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। और बाहों का घेरा मजीद तंग किया कि महविश को अपना सांस बंद होता महसूस हुआ। छोड़े मिन्हास, मुझे सांस नहीं आ रही। तो वो जोर जोर से हाथ पैर मारने लगी तो उसकी वजह से मिन्हास की भी नींद टूटी तो उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था और जल्दी से महविश को अपनी बाहों से आज़ाद किया। मिन्हास की आज़ाद करते ही वो भागते हुए वॉशरूम में चली गई और महविश को ऐसे भागते हुए देख वो मुस्कुराया और करवट बदलकर फिर सो गया। सुबह मिन्हास 10 बजे के करीब उठा तो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे गया। सब डाइनिंग टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे और उसने सबको सलाम किया तो यास्मीन बेगम ने उसे प्यार किया। वो जल्दी से दादी के पास चला गया था। मेरी प्यारी दादी, कब से बीमार रहने लग गई, अभी तो आप जवान हैं, उठें, यहाँ से आपने अपने आप को बिसरते ही लगा लिया है। ये क्या बात हुई भला दादी?
मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। दादी, आपने तो अभी मेरे बच्चों को भी शादी करवानी है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं दादा की दूसरी शादी करवा दूंगा, याद रखिएगा। तो क्या आप अपनी सौतन बर्दाश्त कर लेंगी? इसलिए आपको जल्दी जल्दी ठीक होना पड़ेगा। दादी ने हल्के से उसके सर पर थप्पड़ रसीद किया और मलिक साहब हंसने लगे कि बेटा, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी, अब तुम्हारी दादी बूढ़ी हो गई हैं, मैं भी शादी करना चाहता हूँ। और सुल्ताना बेगम तो मलिक साहब को गुस्से से देख रही थी, तो सब हंसने लगे। मिन्हास ने देखा कि अल्तमश के जाने के बाद आज सब खुलकर हंस रहे थे। मिन्हास और आसिम एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आयशा उनके पास आई, तो मिन्हास ने आयशा को गुस्से से देखा और कहा, जो हरकत तुमने कल किया, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। तो आयशा ने मिन्हास को गुस्से से देखा और वहां से चली गई। तो आसिम ने मिन्हास को बुलाकर, बस कर दो यार, इस पर इतना जुल्म ना करो, जुल्म करने की भी एक हद होती है। बस आसिम, 2 दिन की बात है, आदिल रोहेल को दुबई से लेने गया है, 2 दिन के बाद आदिल रोहेल को यहाँ लेकर आएगा, तो उसकी भी सजा खत्म हो जाएगी। तो अगर महविश बेगुनाह निकली तो तुम उसे छोड़ दोगे? यार मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, एक दफा उसे अपनी मोहब्बत समझकर उसे छोड़ दो, माफ कर दो, क्या पता वो अल्तमश की कातिल ना हो। आसिम, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिल करता है मैं इसे अपनी बाहों में लूँ, उसे अपने सामने बिठाकर देखता रहूँ, अपनी नजरों से कभी ओझल ना करूँ उसे, कि जब अल्तमश की याद आती है तो मैं फिर से उसे माफ नहीं कर सकता। अच्छा चलो छोड़ो मिन्हास, तुम ऐसा करो, सर्दी ज्यादा हो गई है तो तुम महविश के लिए सर्दी के सर्दियों के कपड़े दे दो। ओके, मैं हानिया भाभी को कहता हूँ, वो उसे साथ ले जाकर शॉपिंग करवा देंगी। महविश काम खत्म करके कमरे में आई तो उसको बुखार हो रहा था। उसने मिन्हास को गुस्से में किसी से फोन पर बात करते देखा। कैसे निकल गया वो तुम्हारे हाथ से आदिल, अगर तुम उसे साथ ना लेकर आए तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा, जाओ उसे ढूंढो। फोन बंद करके महविश के पास आया तो महविश घबरा कर पीछे हुई। मैं उसके करीब आया और उसे बाजू से पकड़ा और गुस्से से धाड़ा, कब तक भागेगा तुम्हारा आशिक, किसी दिन हाथ लग जाएगा, फिर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महविश रो रही थी, एक तो उसे बुखार था और दूसरा मिन्हास ने उसका बाजू इतनी जोर से पकड़ा हुआ था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोली, मिन्हास छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मिन्हास गुस्से से बोला, इस दर्द का क्या जो तुमने मुझे दिया है, जो मेरे दिल में हो रहा है, मैं अजियत में हूँ। ये कहते हुए उसने महविश को बेड पर धक्का दिया और बाहर चला गया। सुबह नाश्ते के बाद सब डाइनिंग रूम में बैठे थे। मिन्हास का फोन बजा और वो फोन सुनने बाहर चला गया था। वापस आया, गुस्से से महविश को पुकारने लगा। महविश भागकर आई तो मिन्हास ने उसे बालों से पकड़ा और बोला, तुम्हारा रोहिल मेरे हाथ लग गया है, अब देखोगी कि मैं इसके साथ क्या करता हूँ। महविश का जवाब दे गया और गुस्से से चिल्लाई और मिन्हास की गिरफ्त से खुद को आजाद किया। तुम क्या जानो, मैंने उसके मिलने की वजह से दिन रात दुआ की थी, क्योंकि एक वही था जो मुझे बेगुनाह साबित कर सकता था। मुझे अपने खुदा पर यकीन था। मैं उसके सामने रोती और गिड़गिड़ाती रही, अपनी बेगुनाही की दुआ मांगती रही और जाके आज मेरी दुआ पूरी हुई है। चिल्लाने से महविश का गला खुश्क हो गया था, मगर फिर भी वो बोल रही थी, क्योंकि आज से वो आजाद होने वाली थी। आज मेरी दुआ पूरी हुई है, तुम लोगों की आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो उतर जाएगी। सब लोग महविश को देख रहे थे कि जुल्म सहने वाली और चुप रहने वाली लड़की आज इतना कुछ बोल रही है। मिन्हास गुस्से से, मैं अभी जा रहा हूँ, वापस आकर देखूंगा। आसिम ने मिन्हास को कहा कि मैं अभी तुम्हारे साथ जाऊंगा और दोनों जाने लगे कि महविश ने फिर जोर से कहा, मिन्हास मलिक, मुझे एक वादा करके जाओ। मिन्हास ने पीछे मुड़कर देखा तो महविश उसके करीब खड़ी थी। अगर मैं गुनाहगार साबित हुई तो तुम मुझे गोली मारोगे और अगर मैं बेगुनाह साबित हुई तो मुझे से वादा करके जाओ कि तुम मुझे छोड़ दोगे। और रोते हुए जमीन पर बैठ गई। मिन्हास ने एक नजर उस पर डाली और वो बाहर चला गया। मिन्हास अपने ऑफिस के कमरे में इधर उधर टहल रहा था, उसका इंतजार कर रहा था। आदिल रोहेल को लेकर मिन्हास के सामने खड़ा था। मिन्हास ने गुस्से से रोहेल का गला दबाया और दीवार से लगाया। रोहेल की सांस बंद हो रही थी। तब असद और आदिल ने मिन्हास को पीछे किया। अगर थोड़ी देर हो जाती तो रोहेल की सांस बंद हो जाती। रोहेल जमीन पर गिरा और बहुत बुरा खांस रहा था और उसकी सांस लेने में उसे मुश्किल हो रही थी। मिन्हास गुस्से से रोहेल का मुंह पकड़कर बोला, तुम लोगों ने अल्तमश के साथ क्या किया था बताओ? तुम्हारी महबूबा तो मेरे साथ है, अब तुम भी मेरे हाथ लगे हो। रोहेल मिन्हास की तरफ देखते हुए, वो क्या मिशाल तुम्हारे पास है? क्या वो ठीक होगी जो तुम पागल खाने से ले आए हो? मिन्हास गुस्से से, कौन मिशाल और कौन पागल खाना? मिशाल वो मैंने तुम्हारे भाई को फंसाया था। मिन्हास ने फोन निकाला और उसमें महविश की पिक रोहेल को दिखाई। ये कोई और लड़की है जिसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। मिन्हास रोहेल को मारते हुए बोला कि सच बता, क्या बताया? सब सच बता। और मेरा और मिशाल का प्लान था कि उसको हमेशा अपने प्यार के जाल में फंसाएं और इससे बड़ी रकम निकलवाएंगे। बहुत हद तक हम कामयाब भी हो चुके थे, मगर मिशाल की लालच ने सब कुछ खत्म कर दिया। मिशाल की सालगिरह पर सबने अल्तमश और मिसाल की वीडियो बनाई थी और फिर अल्तमश को ब्लैकमेल कर रहे थे। उसने 50 लाख दे दिए थे और दोबारा 50 लाख की मांग की रकम ने वो दोबारा पैसों का इंतजाम कर चुका था। या वो मिशाल के घर गया तो उसने मेरी और मिशाल की सारी बातें सुन ली और फिर मैं भी अल्तमश के बीच लड़ाई हुई और गुस्से में चला गया। फिर जब सुबह उसके हॉस्टल गए तो पता चला उसने खुदकुशी कर ली है। हम यूनी गए और कुछ दोस्तों को पैसे दिए और उनको साथ मिला लिया कि जब तक यूनी आओ तो तुम्हें
विशाल की जगह महवेश को गुनाहगार मानो और उसमें उसकी कजन भी हमारे साथ मिली हुई थी क्योंकि वो इससे बदला लेना चाहती थी। हमने जैसा प्लान किया था वैसे ही हुआ था। तो मैं महवेश को विशाल समझे और उसी रात की फ्लाइट से दुबई आते ही जब तक हमारे पास पैसे थे सब ठीक था, मगर जब सारे पैसे खत्म हो गए तो मेरी और मिशाल के बीच लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मैं उससे बेजार हो गया था। मिशाल को अपनी गलती होने का एहसास होने लगा। वो पाकिस्तान आकर तुम लोगों से माफी मांगना चाहती थी। अगर वो तुम लोगों से माफी मांग लेती तो तुम भी जानते, इसलिए मैंने इसे दुबई के शेख को बेच दिया और उसकी भारी रकम दी और वो वहां चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर शेख ने अपना काम निकालना था। वो उसे अपने गुनाह की सजा समझती रही क्योंकि उसकी वजह से उस बेगुनाह की जान गई थी। वो पागल होने लगी थी तो शेख ने उसे मेरे हवाले कर दिया और मैं उसे पागल खाने भिजवा दिया। अब वो पागल है और दुबई के पागल खाने में है। रोहेल की बात सुनकर मिन्हास का दिल कर रहा था कि जमीन में धंस जाए। तुम्हारी वजह से अपनी मोहब्बत अपने हाथ से कत्ल कर दी और पिस्तौल उठाकर रोहेल के मुंह में घुसेड़ दी और सारी गोलियां उसमें डाल दी और रोहेल का मुंह जमीन पर गिर गया और मिन्हास गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। वो बस जल्द अज जल्द अपनी मोहब्बत के पास जाना चाहता था। उसे रह रहकर अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने अपनी ही मोहब्बत के साथ इतना गलत कैसे कर लिया, मगर वो अपने मिशन को छोड़ नहीं सकता था। मुल्क की हिफाजत करना उसका काम था, इसलिए मिन्हास अपने मिशन पर फिर निकल गया कि फुरकान काज़मी को मौत की घाट उतारना था। मिन्हास फुरकान काज़मी के लोगों को फिर वार करते आगे बढ़ रहा था और सबको मौत की घाट उतार रहा था। लोगों को मारते मारते वो एक हाल में आ पहुंचा था जहां बहुत सारे रूम थे। असद, जो लड़कियां रूम में हैं इन्हें बाइज्जत अपने अपने घर पहुंचा दो। असद ने सारी लड़कियों को बाहर निकाला। मिन्हास की नजर एक ही लड़की पर जा ठहरी जिसका उसकी जिंदगी खराब करने में बराबर की शरीक थी। वो सना के करीब आया। चुटाक, क्यों बर्बाद किया तुमने मेरी जिंदगी को, बताओ। मिन्हास मुस्कुराया था। क्या बिगाड़ा था महविश ने तुम्हारा जो तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्यों गलत इल्जाम लगाया था उस पर? भाई मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। मैं मिशाल की बातों में आ गई थी। भाई प्लीज मुझे माफ कर दें। माफी तो तुम महविश से जाकर मांगना जिसकी अपनी कजन होकर तुमने उसके साथ इतना गलत किया। असद ले जाओ इसे भी और इसके घर। मिन्हास आगे बढ़ने ही वाला था, फायरिंग शुरू हो गई। मिन्हास जल्दी से पिलर के पीछे चुप गया था। बुज़दिल इंसान, पीठ पीछे वार करते हो, हिम्मत है तो सामने से करो। मिन्हास ने यूसुफ जैलानी को बातों में लगाया। पीछे से असद ने यूसुफ जैलानी पर गोलियां चला दी। वो वहीं जमीन बोस हो गया। आज मिन्हास अपने मिशन में कामयाब हो गया था। वो जल्द से जल्द महविश के पास पहुंचना चाहता था। वो जहाज में बैठा माही की बातें याद कर रहा था कि कैसे महविश उसके सामने और उसके घर वालों के सामने कैसे हाथ जोड़ती थी कि उसी ने कुछ नहीं किया। महविश के साथ उसने जुल्म किया, तो क्या अब वो उसको छोड़कर चली जाएगी? नहीं नहीं, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, तो क्या मैं उससे माफी मांगूंगा तो क्या वो मुझे माफ कर देगी? ये मैंने क्या कर दिया? एक आंसू उसके गालों से बहकर उसकी दाढ़ी में जज्ब हो गया। लेकिन अब मैं कैसे उसका सामना करूंगा? लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मिन्हास फौरन गाड़ी में बैठ गया और असद को दूसरी गाड़ी में आने का हुक्म किया। वो जल्द से जल्द अपनी दिल जाना के पास पहुंचना चाहता था। वो बहुत तेज ड्राइव कर रहा था। अचानक उसके सामने ट्रक आ गया और उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जो आखिर में उसकी आंखों के सामने चेहरा आया वो उससे जाने दुश्मन का था और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। जब हवेली वालों को उसके एक्सीडेंट का पता चला तो सब सख्ते में चले गए और वो सब हॉस्पिटल की तरफ भागे। महविश ने कहा, मैंने भी साथ चलना है। तो यास्मीन बेगम ने गुस्से से कहा, एक बेटा तो तुम मुझसे छीन लिया है और अब दूसरे को भी मारना चाहती हो। वो ये सब सुनकर रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसके चले जाने के बाद सब मिन्हास के पास हॉस्पिटल चले गए उसे मिलने, और इसे इतनी चोटें ज्यादा तो नहीं आई थी पर सर पर लगने की वजह से उसे होश नहीं आ रहा था। वो घर में जैसा भी था सितमगर था, मगर महविश की मोहब्बत और उसका शौहर था। उसने तो रो रो कर दुआ की थी। उसकी मोहब्बत की वजह से उसे तो घबराहट हो रही थी कि उसे कुछ हो गया तो क्या वो जिंदगी में जिंदा रह पाएगी। सबकी दुआओं के नतीजे से उसे होश तो आ गया था। अब वो खतरे से बाहर था। सब उसे बारी बारी मिल रहे थे मगर उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी कि शायद कहीं से वो आ जाए और उसका हाल पूछ ले, मगर उसका इंतजार ही रह गया। अगले दिन वो डिस्चार्ज होकर घर आ गया। महविश तो बेख्तियार होकर उसके गले लग गई। अगर आपको कुछ हो जाता मिन्हास, आपका ध्यान कहाँ था? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं मर जाती। मैं तो सब तो उसकी हिम्मत की वजह से परेशान हो गए थे। आयशा और यास्मीन बेगम ने उसे मिन्हास से अलग करके धक्का दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के गले लगने की? आयशा उसे थप्पड़ मारने लगी तो मिन्हास ने उनका हाथ पकड़ लिया। खबरदार, अगर आज के बाद महविश पर कोई हाथ नहीं उठाएगा। और सब तो हैरत से मिन्हास को देख रहे थे। बेटा, शायद दिमाग पर चोट लगने की वजह से तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तुम भूल रहे हो कि ये अल्तमश की कातिल है। नहीं दादी, ये कातिल नहीं है, वो मिशी कोई और थी। हम आज तक इसे कसूरवार समझकर इसे सजा देते रहे। इसकी कजन ने पैसे देकर उस पर इल्जाम लगाया था और मैंने और आपने भी इस पर अपने हाथों से उसके साथ इतना जुल्म किया और उनकी तो सबकी महविश के सामने नजर ही नहीं उठ रही थी कि कैसे इस बच्ची से माफी मांगेंगे। सबने मिन्हास को सोफे पर बिठाया और सबसे पहले दादी ने महविश को मुखातिब किया, बेटा मुझे माफ कर देना। हम अपने बेटे की मोहब्बत में अंधे हो गए थे। हमें पता नहीं चला
कि कौन सही है और कौन गलत। हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। नहीं नहीं दादी, आप बड़ी हैं, आप अपनी जगह सही थी, मुझे आप लोगों से शिकायत नहीं, आप ऐसे मुझे माफी ना मांगे मुझसे। और आयशा भी उससे माफी मांगने लग गई कि मुझे भी माफ कर दो, मैंने बहुत जुल्म किए हैं तुम पर, जानबूझकर तुम पर इल्जाम लगाए कि मिन्हास तुम्हें गलत समझे, चाहे खुद को गिराकर इल्जाम तुम पर लगाए, तुम पर चाय गिराई और तुम्हें तकलीफ पहुंचाई। माफ कर दो, जानते हैं माफी बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन तुम तो बहुत बड़े दिल वाली हो ना, माफ कर दो हमें। महविश की आंखों से आंसू निकल रहे थे कि शुक्र आज वो हर इल्जाम से बरी हो गई। मैंने आप सबको माफ किया, लेकिन एक शर्त है, मैंने मिन्हास से सच्चे दिल से मोहब्बत की थी, लेकिन अब मैं मिन्हास को माफ नहीं करूंगी। उन्होंने अपनी मोहब्बत मेरे दिल से खत्म कर दी और अब मैं उनके साथ नहीं रह सकती। मिन्हास को ऐसे लग रहा था जैसे जिस्म से रूह जुदा होने की बात कर रहे हैं। प्लीज महविश, मुझे माफ कर दो। नहीं मिन्हास, मुझ में इतना ज़र्फ नहीं कि मैं आपको माफ कर सकूं। हो सके तो आप कल ही चाचा को बुला लीजिएगा, मैं उनके साथ चली जाऊंगी, मुझे उनके साथ नहीं रहना। ये कहकर वो कमरे में चली गई और मिन्हास भी उसके पीछे चला गया। उसे मना सके, उसे पता था कि वो मान जाएगी, लेकिन वो गलत साबित होने वाला था। महविश प्लीज माफ कर दो, मैं हर दर्द का मदावा कर दूंगा। महविश ने उसका गिरेबान पकड़कर कहा, जो दर्द आपने दिए हैं उनका मदावा आप नहीं कर सकते, आपके मुंह से ऐसी बातें सूट नहीं करती। मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मिन्हास की तबीयत खराब थी पहले से ही, उसकी वजह से वो चकरा कर गिरने वाला था और महविश उसकी तबीयत देखकर बौखला गई। मिन्हास क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हैं? मिन्हास को उसका अपनी फिक्र करना अच्छा लगा। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी कि अब भी वो उससे प्यार करती है। महविश ने उसे बेड पर लेटाया और मेडिसिन दी और लाइट ऑफ करके खुद भी सो गई। लेकिन मिन्हास ने उसे कहा कि तुम बेड पर सो सकती हो, लेकिन नहीं, उसने कहा कि मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं बेड पर सो सकूं, और ना ही मुझे आदत है। और उसकी बातें मिन्हास का दिल छलनी कर रही थी। प्लीज कल तुम चली जाओगी, आज मुझे सुकून दे दो। महविश भी उसकी तबीयत का सोचकर उसके साथ आकर लेट गई एक कोने में, तो मिन्हास ने उसे खींचकर अपने पास किया। ये क्या कर रहे हैं, छोड़े मुझे, चुप कर जाओ महविश, मुझे सुकून दो। उसने अलग होने की बहुत कोशिश की, मगर थक हार कर उसके सीने पर सर रखकर सो गई और मिन्हास के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं तुम्हें जरूर मनाऊंगा। अगले दिन वो उठी काम करने के लिए। दादी ने उसे मना कर दिया कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, आओ बैठो हमारे साथ बातें करो। इतने में सब आ गए और खाना खाने लग गए, और इतने में नौकर ने आकर कहा कि महविश के चाचा आए हैं। जब वो अंदर आए वो सब हैरान रह गए और मलिक साहब ने आते ही उनका गिरेबान पकड़ लिया। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? सब उसे हैरान नजरों से देख रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं। कहाँ है तुम्हारा भाई और मेरी बहन कहाँ है? मलिक साहब, मेरी बेटी उसके भाई के साथ भाग गई थी, पलटकर उसने हमें नहीं देखा, हमने भी उससे सारे रिश्ते खत्म कर दिए। हमें बाद में एहसास हुआ तो हमने उसे बहुत ढूंढा, पर वो हमें नहीं मिली। वो आपको मिली भी कहीं पर। महविश की पैदा होते ही तो उसकी पहली सालगिरह पर वो उसके लिए तोहफा खरीदने गए थे, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दोनों मौके पर ही जान बहक हो गए। और महविश आप लोगों की नवासी है। मलिक और सुल्ताना बेगम तो अपना दिल थाम कर वहीं गिर गए कि वो अपना खून कैसे ना पहचान सके। अपने ही नवासी के साथ इतना जुल्म करती रही, और आयशा और मिन्हास तो हैरान नजरों से महविश को देख रहे थे जो उनकी कजन निकली। चले चाचू, हमें नहीं रहना यहाँ, मैं बेगुनाह साबित हो गई हूँ। नहीं नहीं बेटा, हमें छोड़कर मत जाओ, पहले ही अपनी बेटी को खो चुके हैं, अब तुमको नहीं खोना चाहते, प्लीज ना जाओ। मिन्हास ने भी बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो ना रुकी और चली गई। पीछे सुल्ताना बेगम बहुत रोती रही और रो रो कर कहती रही कि इन्हें महविश चाहिए। एक दफा गले लगाकर वो अपनी बेटी को महसूस करना चाहते हैं। मिन्हास ने वादा किया कि वो जरूर लेकर आएगा और कमरे में चला गया और सोचने लगा कि क्या वो मुझे माफ कर देगी। जब वो घर पहुंची तो चाची ने भी उससे माफी मांगी कि बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, प्लीज माफ कर दो मुझे, और मेरी बेटी को तुम्हारे साथ की गई नाइंसाफी और ज्यादतियों की सजा मिल गई है। तो उसने हैरान होकर अपने चचा की तरफ देखा था, तो उन्होंने हैरान होकर अपने चाचू की तरफ देखा तो जो सोफे पर ढह गए थे। क्या हुआ है सना को? बेटा कुछ दिन पहले वो अपने ही दोस्तों के हाथों किडनैप हो गई थी और उसने आगे उसे बेच दिया था, और मिन्हास को, जो कि उसे और बहुत बाकी लड़कियों को बाजियाब करवाया था। मिन्हास के नाम से महविश को का दिल जोर से धड़का था। चाची मैंने कभी भी बद्दुआ नहीं दी थी, इसलिए मैंने सबको माफ कर दिया। सना मेरी बहनों जैसी है, मैं इसे देखकर आती हूँ। तो वो सना के कमरे में चली गई। सना तो गुमसुम सी कमरे में बैठी थी। महविश को देखते ही भागकर गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और माफी मांगने लगी। मैं हूँ, उसने भी अपनी बहन होने के नाते उसे माफ कर दिया था। 1 हफ्ता हो गया था। मिन्हास रोज महविश के घर आता, उससे माफियां मांगता कमरे के बाहर खड़े होकर, लेकिन महविश भी दिल पर पत्थर रखकर उसे इग्नोर करती। जब महविश ना मानी तो मिन्हास कई घंटे बाहर बैठकर चला जाता। सबने बहुत समझाया कि वो तुम्हारे अपने हैं, इन्हें माफ कर दो, लेकिन उसने मना कर दिया कि ये मेरा मसला है। तो सब चुप कर गए कि पहले ही उन्होंने जबरदस्ती की थी, इसलिए अब फैसला महविश का था। जब महविश ना मानी तो अब मिन्हास ने भी आना बंद कर दिया, और महविश को भी इंतजार रहता था कि वो कब आए, लेकिन वो नहीं आया तो रातों को उठ उठ कर रोती रही। और तंजिया मुस्कुराहट आ गई कि बस यही थी मोहब्बत के चंद दिन ही मुझे मनाना था, और रोते हुए सो गई। अगले कई रोज वो उसको ना चाहते हुए भी इंतजार करने लगी थी और उसकी बेरुखी पर रोना आने लगा।
यूं ही वो बैठी अपने और मिन्हास के बारे में सोच रही थी कि चची कमरे में आई। बेटा, मेरी दोस्त की बेटी की शादी है तो तुम वहां चली जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं और सना इस हालत में जा नहीं सकती। चची, मगर मैं कैसे? उसने मना करने की कोशिश की। प्लीज बेटा, ड्राइवर के साथ चली जाना, वरना वो नाराज हो जाएगी, तुम्हारा भी दिल बहल जाएगा। ठीक है चची, उसने बेदिली से जवाब दिया। कुछ देर में वो तैयार हो गई। सुर्ख रंग का फ्रॉक, चूड़ीदार पाजामा और बालों को कर्ल किया हुआ हल्के से मेकअप में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतने में चची ने बताया कि ड्राइवर आ गया है तो वो चली गई। थोड़ी देर गुजरी के ड्राइवर को एक अनजान रास्ते पर लेकर जाते हुए देखा। ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में वो समंदर के किनारे पहुंच गए। मैडम, मेरा काम यहाँ तक था, बाकी मुझे नहीं पता, ये कहकर वो चला गया और वो हैरान सी खड़ी थी कि वो यहाँ क्या करे। इतने में किसी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। उसने चीख मारने के लिए मुंह खोला था कि मिन्हास ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। महविश भी एक जाने पहचाने लम्स महसूस करके सुख का सांस लिया। मुझ पर यकीन है ना? चलो। और वो एक ट्रांस की सी सूरत में चलती जा रही थी। थोड़ी दूर जाकर उसने पट्टी खोली तो सामने देखकर हैरान रह गई। इतनी खूबसूरत जगह उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सब क्या है? मिन्हास उसके सामने झुककर बैठ गया। क्या तुम अपने मिन्हास को माफ नहीं करोगी? प्लीज, मैं जानता हूँ मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया है, लेकिन मुझे गलतफहमी हो गई थी। मैं वादा करता हूँ आइंदा तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। तुम्हें तकलीफ देने से पहले मैं मर जाऊंगा। और वो तड़प कर उसके मरने वाली बात पर उसके मुंह पर हाथ रख दिया और मासूमियत से कहने लगी, आप दोबारा आए नहीं मनाने के लिए, मैंने बहुत इंतजार किया। ओ, तो मेरी जान इंतजार कर रही थी। उसकी जान कहने पर वो शर्मा गई थी और सर झुका लिया। तुमने मुझे माफ कर दिया ना? और उसने हाँ में सर हिला दिया। तो वो उसे लेकर चलता हुआ टेबल के पास ले गया और उन्होंने बैठकर खाना खाया और बाद में उसे लेकर एक होटल चला गया। जब उसने रूम का दरवाजा खोला तो वो बिल्कुल एक शादी की पहली रात की तरह सजा हुआ था और वो शर्माकर सर झुका गई और आने वाले लम्हात का सोचकर ही पसीने छूट रहे थे। क्या हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकते हैं? जब उसने सबको माफ कर दिया तो तुम वो कौन होती हो कि शौहर को उसका हक ना देने वाली? तो उसने शर्माकर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। तो उसने उसे बाहों में उठाकर बेड पर लेटाते मजीद उस पर झुकता चला गया। सुबह वो शर्माई सी बहुत प्यारी लग रही थी और वो उसे सीधा लेके हवेली चला गया था। तो सब महविश को देखकर बहुत खुश हुए थे। उसने शुक्र अदा किया कि सब कुछ ठीक हो गया है। मिन्हास ने तो सबके सामने उसे उठाकर कमरे में ले आया तो उसने शर्म के मारे उसके सीने पर मुक्के मारे। और बीवी, क्या हो गया है? अपनी ही बीवी को लेकर आया हूँ। उसको हवेली में आए हुए 1 महीना हो गया था। कोई उसे काम को हाथ नहीं लगाने देता था। अभी भी वो सबके साथ लाउंज में बैठी कि उसे वोमिटिंग शुरू हुई तो वो भागकर कमरे में चली गई। औरतों को तो कुछ मामला समझ आ गया था, लेकिन मिन्हास को फिक्र हुई तो उसने उसकी निढाल तबीयत को देखकर फौरन डॉक्टर को कॉल की थी। वो परेशान सा बाहर चक्कर लगा रहा था कि डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आई। मुबारक हो, आपकी मिसेस 1 वीक प्रेग्नेंट है तो उसका बहुत ख्याल रखना है आपको। ये सुनकर वो खुशी के मारे सुन हो गया था। सब उसे बारी बारी मुबारकबाद दे रहे थे। आखिर में मिन्हास ने उसे देखा तो वो शर्माकर चेहरा झुका गई। थैंक्स, इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। और उसके सीने में मुंह छुपा गई। 5 साल बाद। अल्तमश, रुक जाओ बेटा, कपड़े तो पहन लो, फिर चलते हैं बाहर। नहीं, मुझे पापा के पास जाना है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है, जिद्दी। ना वो मेरी बात मानते हैं या न ये मेरी बात मानता है। मेरा बेटा मुझ पर ही जाएगा। जब लड़का पैदा हुआ तो सबकी बहुत ख्वाहिश थी कि उसका नाम अल्तमश रखें, तो सबने मिलकर नाम उसका अल्तमश ही रखा, मेरा शहजादा बेटा। ऐसे ही वो फैमिली तैयार होकर बाहर घूमने निकले तो एक तरफ मिन्हास, दरमियान में अल्तमश और एक तरफ महविश थी। उसने मिन्हास के बाजू पर सर रखकर उसका हाथ पकड़कर चलना शुरू किया। आज उसे अपनी मोहब्बत मिल गई थी और सब बहुत खुश थे।